स्टूडेंट्स, हम सुमित सर और मैं लेकर आया हूँ मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 8। देखिए, मैकेनिक्स के पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 5 शुरू किया था, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, 6 यूनिट है मैकेनिक्स में, जिसमें से 3 यूनिट कंप्लीट हो गया है, 3 बाकी है, और उसमें से हम लोग यूनिट 5 शुरू किए थे, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफिनीसन पढ़ा था, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी पिंड का वह बिंदु होता है जिस पे उसका संपूर्ण भार केंद्रित होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक पिंड लेके चलें तो पिंड को आप अलग अलग छोटे छोटे कणों का बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है, और हर एक कण का या हर एक उसका जो भाग है उसका अपना अपना वेट होगा। ठीक है, तो मान लो कि किसी का वेट W1 है, किसी का वेट W2 है, किसी का वेट W3 है। ठीक है, तो इन सभी वेट को जब जब मान लो कि हर जगह कहीं W1, कहीं W2, कहीं W3, ऐसे अलग अलग कण का अलग अलग वेट है, तो सबका जो समेसन होगा, सभी वेट का जो समेसन होगा, मतलब परिणामी, क्योंकि सारा वेट एक ही दिशा में लग रहा है, तो जो टोटल वेट होगा W, वो कितना हो जाएगा, तो उन सबका सिग्मा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी आप सीधे कर देंगे सिग्मा WI। आई यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गया W का मान। अब W जिस बिंदु पे काम करेगा, टोटल W, वही बिंदु कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब उसी को हम लोग G से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है G। ठीक है, अब देखिए, अब हमको अगर G की स्थिति निकालनी है कि G कहाँ पे है, तो इसके लिए हम लोग बेरिंगम थ्योरम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पूछ दूँ कि G का स्थिति बताओ, तो बेरिंगम थ्योरम का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब हम लोग G की स्थिति को कैसे मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, ये नहीं ना कहेंगे कि G बीच में है, हम लोग इसको बोलेंगे कैसे, तो हम लोग कोई एक निर्देशांक चूज करेंगे। मान लो कि यहाँ पे मूल बिंदु है। देखो, स्थिति कभी भी किसी के सापेक्ष बताई जाती है, तो इस मूल बिंदु के सापेक्ष मान लो G यहाँ पे है, मतलब हम इसका निर्देशांक बता देंगे कि x बार इतना है और y बार इतना है। गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक को x बार y बार बोलते हैं, मतलब हम x बार y बार का मान बता देंगे। तो अब कैसे ये मान बताएंगे कि x बार बराबर कितना होगा, y बार बराबर कितना होगा, तो इसके लिए हम बेरिंगम थ्योरम का प्रयोग करेंगे। ये थ्योरम क्या कहता है, तो ये थ्योरम कहता है कि परिणामी का किसी भी अक्ष के प्रति आघूर्ण, मतलब यहाँ पे परिणामी है W, आघूर्ण W का आघूर्ण इसके प्रति क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स बार। ठीक है, बल गुणे दूरी हो गया आघूर्ण, और ये आघूर्ण बराबर होगा जितने उस पर छोटे छोटे बल लग रहे होंगे, W1, W2, W3, उन सब का उसी अक्ष के प्रति आघूर्णों का योग, यानी W1 गुणे x1 प्लस W2 गुणे x2 प्लस W3 गुणे x3। तो यहाँ पे अब इन सभी W1 इंटू x1 ऐसे ऐसे है, प्लस ऐसे ऐसे है, अब प्लस मानो डॉट डॉट है, तो इसको शॉर्टकट में लिखना है तो आप खाली सिग्मा WI XI लिख देंगे, तो सिग्मा WI XI। ठीक है, ये ठीक है, तो दिस इम्प्लाई x बार बराबर हो गया सिग्मा WI XI और बटे W। ठीक है, और W को आप सिग्मा WI भी लिख सकते हैं, सिग्मा WI। ठीक है, बटे में W है तो उसको सिग्मा WI भी लिख सकते हैं। तो ये x बार की स्थिति हो गई, और सिमिलरली y बार की स्थिति हो जाएगी सिग्मा WI YI, मतलब जब इधर x आएगा तो यहाँ पे ना WI नहीं, ठीक है, ये WI XI। ठीक है, हम x बार निकाल रहे हैं ना, हाँ x बार, ठीक है। तो अब देखिए, सिमिलरली y बार इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा WI YI, और बटे में ये हो जाएगा सिग्मा WI। ठीक है, तो ये y बार की स्थिति हो गई। तो ठीक है, तो ये जो लाइन है, मतलब आपको मेन ये बात याद रखना है, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि W इंटू एक्स बार बराबर सिग्मा WI XI। अच्छा, इसी को, ये तो अलजेब्रा के रूप में इसको लिखा गया है, इसी को अगर थोड़ा सा कैलकुलस के रूप में लिखा जाए तो कैलकुलस में आपको मालूम है कि छोटे से वेट को हम लोग DW लिखते हैं कैलकुलस में। ठीक है, अवकलन की भाषा में तो इसको DW लिखेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे भी, यहाँ पे जो टोटल W होगा, यहाँ पे तो सिग्मा है, यहाँ पे जो टोटल W होगा वो इंटीग्रेशन होगा DW का, इसको ऐसे लिखेंगे। बात वही है, बात ये भी वही है और ये भी यही है, सेम ही बात है, लेकिन इसको इंटीग्रेशन करके लिखेंगे, इसको सिग्मा करके लिखेंगे, वही चीज़ है। तो W बराबर इंटीग्रेशन DW हो गया। अब इसके परितः सबका जो आघूर्ण होगा, मतलब पहले परिणामी का आघूर्ण निकालो। तो मान लो कि परिणामी जो है W है, तो W का इससे दूरी कितना है, x बार है। तो चूंकि W इंटू एक्स बार इज इक्वल टू, अब छोटे छोटे बल कौन है, तो छोटा बल ये DW है, और DW का इससे दूरी क्या है, x है, तो x इंटू DW हो गया।
लेकिन ये तो एक केवल डी डब्ल्यू का ना आघूर्ण हुआ, हमको सबका आघूर्ण निकालना है, यानी हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक्स इंटू डी डब्ल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स बार बराबर क्या हो गया, तो इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी डब्ल्यू अब बटे डब्ल्यू, और डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। तो ये हो गया एक्स बार का फार्मूला। और सिमिलरली अगर वाई बार का भी हमको लिखना हो तो इसी के पैटर्न पे इंटीग्रेशन वाई इंटू डी डब्ल्यू अब बटे इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से ये चीज़ मैं आपको पिछली बार पढ़ाया था कि स्थिति को ऐसे निकालेंगे ब्रिग्नम थ्योरम का यूज करके, लेकिन आपको ये लाइन याद रखना है। ठीक है, ये लाइन आपको, ये तो हो ही जाएगा, आपको ये लाइन याद रखना है कि डब्ल्यू इंटू एक्स बार बराबर इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी डब्ल्यू, उसी तरह से डब्ल्यू इंटू एक्स बार बराबर सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया गुरुत्व केंद्र, ये तो पिछली चीज़ मैं रिपीट करा रहा हूँ। आज का हमारा हेडिंग रहेगा परिकेंद्र। तो देखिए परिकेंद्र क्या होता है, सेंट्रॉयड। ये नेक्स्ट हेडिंग है सेंट्रॉयड परिकेंद्र, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसको लिखा है परिकेंद्र। तो देखिए ये क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर कोई पिंड है तो उस पिंड के लिए ये तो हम लिख सकते हैं जो मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ। अगर उस पिंड का कोई पिंड है और अगर उसका गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक यक्स बार वाई बार हो, ठीक है, और उसका भार डब्लू हो, अगर उसका भार डब्लू हो, ठीक है, तो हम ये चीज़ तो लिख ही सकते हैं। आप इतना तो समझ ही गए कि डब्लू इंटू एक्स बार इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा डब्लू आई एक्स आई, सिग्मा डब्लू आई एक्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी डब्ल्यू। ठीक है, इसमें तो कोई संदेह किसी को है नहीं। अरे एक ही चीज़ को मैं साथ में लिख दिया, जैसे यहाँ पे आप देखिए तो डब्लू इंटू एक्स बार बराबर ये भी है और डब्लू इंटू एक्स बार बराबर ये भी है, दोनों बस एक ही चीज़, ये और ये एक ही चीज़ है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये अलजेब्रा के रूप में है, वो इंटीग्रेशन के रूप में है, कैलकुलस के रूप में है। ठीक है, वो बात एक ही शो कर रहा है दोनों। तो अब देखिए तो डब्लू इंटू एक्स बार बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा डब्लू आई एक्स आई बराबर एक्स इंटू डी डब्लू। वही चीज़ है, आपको ये मैं एक्सप्लेन किया हूँ, जहाँ पे डब्लू जो है वो टोटल भार है पिंड का, यानी ये केवल सिग्मा डब्लू आई है, सिग्मा डब्लू आई, या आप इसको केवल इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू कह सकते हैं। डब्ल्यू क्या है, सिग्मा डब्ल्यू आई या इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। ठीक है, यक्स बार निर्देशांक है किसका, गुरुत्व केंद्र का। ठीक है, उसकी वाई अक्ष से दूरी है, वाई अक्ष दूरी यक्स कहलाती है। ठीक है, और ये यक्स डब्ल्यू आई क्या है, तो डब्ल्यू आई कोई एक पार्ट, कोई एक छोटा सा कण पिंड का है जिसका वेट है, और यक्स क्या आई क्या है, उस छोटे से कण का वाई अक्ष से दूरी है। ठीक है, यक्स क्या है, तो जो एक छोटा सा कण है उसकी वाई अक्ष से दूरी है, और डी डब्ल्यू क्या है, उस छोटे से कण का वेट है। ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा आपको, या ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर हम W को द्रव्यमान के पदों में लिखें, जैसे भार को अगर हम, जैसे ये पिंड है और पिंड में एक छोटा सा कण है जिसका भार WI है, तो इसको अगर हम द्रव्यमान के पदों में लिखें और पूरे पिंड का भी जो वेट W है, ठीक है, इसको भी अगर हम द्रव्यमान के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, W बराबर mg होता है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि इसको m इंटू जी इंटू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा, और उस छोटे से कण का जो द्रव्यमान होगा यानी यम आई यक्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यक्स इंटू डी डब्ल्यू को डी यम लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जी का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे यक्स जी इंटू डी एम कर सकते हैं इस ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, मतलब अगर हम W को mg, यहाँ पे W को g इंटू डी एम, वही बात है, पहले g लिखा हूँ फिर डी एम लिखा हूँ, उस तरह से यहाँ पे WI को यम आई इंटू जी हम लिख सकते हैं, यम आई इंटू जी इंटू एक्स आई ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, जी यम आई एक्स आई। ठीक है, उसी तरह से W को यहाँ mg लिख सकते हैं, mg x बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए तो जी सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम अगर इसको द्रव्यमान के रूप में लिखें तो हमको इतना देखो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे यहाँ पे W जहाँ पे m कर देंगे। तो m इंटू एक्स बार बराबर इंटीग्रेशन यम आई एक्स आई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एम। अब बताओ ये समीकरण क्या बता रहा है। ठीक है, इस समीकरण वो भी ब्रिग्नम थ्योरम ही है, लेकिन ये द्रव्यमान के पदों में है। ठीक है, द्रव्यमान के पदों में मतलब एक छोटे से कण का द्रव्यमान मान लीजिए कि यम आई हो। ठीक है, और द्रव्यमान कोई बल नहीं है तो उसकी दिशा, अब ये थोड़ी है कि द्रव्यमान को आप ऐसे नीचे की तरफ तीर लगा के दिखाएंगे। ठीक है, द्रव्यमान तो बस एक वस्तु का प्रॉपर्टी है, उसका गुण है कि हाँ वस्तु में द्रव्यमान है। द्रव्यमान में नहीं होता कि द्रव्यमान ऊपर की ओर नीचे की ओर। हाँ, भार में दिशा होता है, बल में दिशा होता है, नीचे की ओर भार लगता है, यहाँ पे आप तीर लगाए थे, लेकिन
द्रव्यमान को तो केवल आप ऐसे लिख देंगे यम आई, ठीक है। और टोटल द्रव्यमान इसका जो है वो मान लीजिए कि यम है, ठीक है। टोटल द्रव्यमान पिंड का आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे तीर लगा के, हाँ टोटल द्रव्यमान कितना है तो यम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि एक छोटे से भाग का द्रव्यमान यम आई है और टोटल द्रव्यमान यम है। तो ये जो टोटल द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो यम इंटू यक्स बार बराबर सिग्मा एम आई यक्स आई बराबर इंटीग्रेशन यक्स डी एम हम लिख सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ ये यक्स बार क्या बता रहा है? क्या यहाँ भी ये गुरुत्व केंद्र बता रहा है? नहीं, यहाँ ये गुरुत्व केंद्र नहीं बता रहा है। यहाँ ये एक ऐसा बिंदु दिखा रहा है जहाँ पे वस्तु का भार नहीं बल्कि द्रव्यमान केंद्रित हो। आखिर अगर इस समीकरण में यक्स बार ये बता रहा है कि कहाँ वस्तु का भार केंद्रित है, तो इस समीकरण में यक्स बार क्या बताएगा कि कहाँ वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित है। सीधी सी बात है, यानी कहीं ना कहीं यक्स बार जो है वो द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। यही चीज़ है कि यक्स बार जो है द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। और अगर वस्तु का द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित हो, मतलब ये नहीं कि वस्तु कहीं मोटा कहीं पतला, मतलब अगर वस्तु का द्रव्यमान, ये नहीं कि वस्तु का द्रव्यमान इधर ज़्यादा हो और यहाँ पर द्रव्यमान कम हो, अगर एक समान रूप से द्रव्यमान का वितरण हो तो जहाँ पे गुरुत्व केंद्र आएगा वहीं पर द्रव्यमान केंद्र भी आएगा, ठीक है। अगर वस्तु का द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित हो तो गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान केंद्र दोनों समान जगह पे आएंगे, ये ठीक है। तो ये यहाँ पे यक्स बार हो गया द्रव्यमान केंद्र। अच्छा, अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि जो वस्तु है उसका घनत्व जो है एक समान है, मतलब वस्तु एक ही समान पदार्थ का, अब ये नहीं है कि जो वस्तु है यहाँ पे लोहा है, यहाँ पे स्टील है, यहाँ पे कुछ और है, मतलब एक समान मटेरियल का अगर वो बना हो और उसका द्रव्यमान समान रूप से वितरित हो तो उसका घनत्व एक समान आएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वस्तु का घनत्व एक समान हो तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, तो हम इसको आयतन के पदों में भी तो लिख सकते हैं ऐसे कि v इंटू रो आयतन गुणे घनत्व इंटू यक्स बार बराबर, यहाँ भी रो तो नियतांक होता है तो यहाँ रो और वी आई यक्स आई, ठीक है। मतलब एक छोटे से कण का आयतन भी आई और घनत्व तो कांस्टेंट है तो यहाँ भी रो आई यहाँ नहीं लिखाएगा, रो ही लिखाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे आप ऐसे लिख देंगे कि रो यक्स आई इंटू डी भी कर देंगे, यहाँ पे छोटे से कण का आयतन, ठीक है। तो ये हो गया। अब रो सब कट जाएगा तो आएगा क्या, तो चलो उसको उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आएगा ये जहाँ जहाँ यम है वहाँ भी आएगा, भी इंटू यक्स बार बराबर सिग्मा भी आई यक्स आई बराबर इंटीग्रेशन यक्स इंटू डी भी। ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे आखिर ये यक्स बार क्या शो कर रहा है, अगर यहाँ पे आखिर ये यक्स बार क्या शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पिंड है, ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट है जिसका आयतन है, एक छोटा सा भाग है जिसका आयतन है डी भी, ठीक है। इस छोटे से भाग की दूरी यहाँ से मान लो एक्स है, वाई अक्ष है यहाँ पे, ठीक है। एक सापेक्ष स्थिति में लिया हूँ रेफरेंस पॉइंट जो यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर इसकी स्थिति इस छोटे से भाग की दूरी यहाँ से डी, इस छोटे से भाग का आयतन डी भी और इसकी दूरी यक्स हो, ठीक है। और फिर ये और टोटल आयतन इसका अगर भी हो, ठीक है, तो आखिर ये यक्स बार शो क्या कर रहा है? अगर आप v इंटू यक्स बार बराबर इंटीग्रेशन यक्स इंटू डी भी कर रहे हैं, चाहे वही सिग्मा वी आई यक्स आई कर रहे हैं, अगर आप अलजेब्रा के पदों में लेंगे तो इसको यक्स आई लिखेंगे और इसको वी आई लिखेंगे, छोटा सा जो भाग का आयतन है, ठीक है। तो चलो अभी इसी पे समझिए, ठीक है। तो v इंटू यक्स बार बराबर इंटीग्रेशन यक्स इंटू डी भी, ये अगर आप कर रहे हैं मतलब आप इस v में एक दूरी का गुणा कर रहे हैं, v इंटू यक्स बार अब बराबर कर रहे हैं इंटीग्रेशन यक्स इंटू डी भी, तो आखिर ये यक्स बार क्या शो कर रहा है? तो ये यक्स बार ये शो कर रहा है कि इसका संपूर्ण आयतन कहाँ केंद्रित है, ठीक है। संपूर्ण आयतन इसका कहाँ केंद्रित है, यानी हर एक पिंड में जैसे भार केंद्रित होता है तो उसको कहते हैं गुरुत्व केंद्र, हर एक पिंड में जैसे द्रव्यमान केंद्रित होता है तो उसको कहते हैं द्रव्यमान केंद्र, उसी तरह से हर एक पिंड में एक ऐसा बिंदु भी है जहाँ पे उसका आयतन केंद्रित है तो उसको क्या कहेंगे? आयतन केंद्र कहेंगे? नहीं, उसको आयतन केंद्र नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम लोग कहते हैं परिकेंद्र, सेंट्रॉइड, उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। जहाँ पे किसी पिंड का, किसी 3 डायमेंशनल वस्तु माने किसी पिंड का आयतन केंद्रित हो उसी हम लोग कहते हैं परिकेंद्र। और ये जो समीकरण बता रहा है यहाँ पे जो यक्स बार है वो परिकेंद्र है, यहाँ पे जो यक्स बार है वो स्थिति बता रहा है द्रव्यमान केंद्र का, और ये यक्स बार बता रहा है गुरुत्व केंद्र का, ठीक है। लेकिन अगर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान एक समान वितरित हो, ठीक है, और उसका घनत्व एक समान हो, माने पिंड का पदार्थ एक समान हो, तो जहाँ पे गुरुत्व केंद्र होता है वहीं पे द्रव्यमान केंद्र होता है और वहीं पे परिकेंद्र भी होता है, ठीक है। और अब एक लास्ट बात सुन लीजिए, मान लीजिए कि इस पिंड की मोटाई
मान लीजिए कि इस पिंड में कुछ मोटाई है और वो मोटाई एक समान है, मतलब ऐसा नहीं है कि पिंड कहीं मोटा कहीं पतला, ठीक है। जैसे जैसे ये जो पिंड है, जैसे यहाँ पे जो पिंड है इसका ये पिंड का ऊपरी सतह है और इस पिंड का यहाँ पे जो मोटाई है ये मोटाई हर जगह सेम है, ठीक है। मतलब मोटाई ये नहीं है कि यहाँ पे मोटाई कुछ है, यहाँ मोटाई कुछ है, यहाँ मोटाई कुछ है, हर जगह इसका थिकनेस सेम है। तो इस कंडीशन में हम इस जो ये आयतन है उसको क्या लिख सकते हैं, आयतन बराबर होता है अगर मैं इस पिंड का आयतन निकालूँ तो इस पिंड का जो ये क्षेत्रफल है ऊपर से देखने पर ये जो क्षेत्रफल है अगर इसमें मैं इस मोटाई का गुणा कर दूं तो आयतन बन जाएगा कि नहीं इसका, आप ठीक है। अगर आप इधर से देखें तो इस क्षेत्रफल में इस मोटाई का मैं गुणा कर दूं तो आयतन निकल जाएगा कि नहीं। तो चलो हम इसी तल की बात करते हैं। तो जैसे ये पिंड है तो अगर तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये टेढ़ा बड़ा पिंड है तो अगर इस क्षेत्रफल में मैं इसके मोटाई का गुणा कर दूं तो इसका आयतन निकल आएगा कि नहीं। तो अब देखिए, तो यहाँ पे मैं अगर इसको क्षेत्रफल यहाँ पे इस तल का क्षेत्रफल, तो इसको मैं अब एरिया लिखूंगा। तो एरिया इंटू मोटाई को टी लिख रहा हूँ इंटू यक्स बार बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा, इस पे एक छोटा सा जो एरिया होगा, ठीक है, छोटा सा जो भाग होगा उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल को ए आई लिखना पड़ेगा और उसकी दूरी को यक्स आई लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखाएगा यक्स इंटू डी ए और इसमें थिकनेस का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। थिकनेस मैं सेम मान रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टी आई नहीं लिखूंगा, मैं थिकनेस को सेम मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं अगर एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ तो उस पार्ट का भी थिकनेस यही थिकनेस आएगा ना, जाहिर सी बात है मैं थिकनेस को समान लेके चल रहा हूँ। तो ए आई एक्स आई इंटू टी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, थिकनेस सेम लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा टी इंटू यक्स इंटू डी ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब टी 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 कट जाएगा। तो जब मोटाई एक समान रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू यक्स बार बराबर सिग्मा ए आई यक्स आई और बराबर इंटीग्रेशन यक्स इंटू डी। अब ये जो समीकरण है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप जरा इस समीकरण को सोच के बताइए कि यहाँ पे ये आखिर यक्स बार क्या शो कर रहा है कि अगर एक पिंड का सतह है, क्योंकि यहाँ पे हम सतह की बात करेंगे क्योंकि हमने मोटाई को तो कैंसिल कर दिया, तो हम केवल सतह की बात कर रहे हैं। वैसे भी एरिया जो होता है वो केवल सतह में होता है, आयतन पिंड में होता है, 3 डायमेंशनल वस्तु में आयतन होता है, लेकिन एरिया तो 2 डायमेंशनल वस्तु में होता है। तो मान लो कि अब एक सतह है, ये रेफरेंस एक्सिस है, ठीक है, और मान लो कि ये एक तल है, कैसा भी अब टेढ़ा मेढ़ा, अब आप इसको तल मान के चलिए, मतलब ये जो पिंड है इसके केवल ऊपरी सतह की बात करिए, ठीक है। तो मान लो कि ये तल है, अब यहाँ पे एक छोटा सा भाग है इसका जिसका एरिया डी ए है, डी ए मान लो कि इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा सा डी ए है और इसकी दूरी यहाँ से यक्स है, ठीक है। और मान लो कि इस पूरे पिंड का सतह ए है, ठीक है। तो आप कर क्या रहे हैं कि आप कर ये रहे हैं कि यक्स इंटू डी ए कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यक्स इंटू डी ए और उसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी इसमें जितने छोटे छोटे क्षेत्रफल वाले भाग हैं सबका इसके परितः आप आघूर्ण निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल गुणे दूरी भी कर रहे हैं तो भी एक तरह का आघूर्ण ही हुआ, जैसे बल गुणे दूरी बराबर बल आघूर्ण होता है वैसे क्षेत्रफल गुणे दूरी बराबर क्षेत्रफल आघूर्ण होगा। तो आप क्षेत्रफल का आघूर्ण निकाल रहे हैं, यक्स इंटू डी ए कर रहे हैं और उसको जोड़ दे रहे हैं, इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। तो यक्स इंटू डी ए का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो किसके बराबर है, वो है यक्स बार ए के बराबर, मतलब ए इंटू यक्स बार के बराबर है। अब ए टोटल एरिया है, अब ये यक्स बार क्या है, तो यक्स बार एक ऐसी दूरी को दर्शा रहा है जहाँ पे संपूर्ण एरिया केंद्रित हो, मतलब भले एरिया इतने दूर में फैला हुआ है, आप मान सकते हैं कि संपूर्ण क्षेत्रफल जो है किसी एक बिंदु पर केंद्रित है, उसी बिंदु को जिस पर क्षेत्रफल केंद्रित होता है उसे ही हम लोग परिकेंद्र कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। यानी अब देखिए बात यह है कि जिस बिंदु पर किसी पिंड के जिस बिंदु पर उसका भार केंद्रित हो उसे कहेंगे गुरुत्व केंद्र, जिस बिंदु पर उसका द्रव्यमान केंद्रित हो उसे कहेंगे द्रव्यमान केंद्र, जिस बिंदु पर पिंड के जिस बिंदु पर उसका आयतन केंद्रित हो उसे परिकेंद्र कहेंगे। लेकिन परिकेंद्र अगर पिंड 3 डायमेंशनल न होकर 2 डायमेंशनल हो, मतलब केवल उसमें एरिया हो, तो उस स्थिति में जहाँ पे उसका क्षेत्रफल केंद्रित होता है उसे परिकेंद्र कहते हैं। यानी परिकेंद्र वो बिंदु है जहाँ पे 3 डायमेंशनल वस्तु का आयतन केंद्रित हो और परिकेंद्र वह वस्तु है जहाँ पे 2 डायमेंशनल वस्तु का क्षेत्रफल केंद्रित हो, ठीक है। मतलब अगर कोई समतलीय पिंड है, समतलीय पिंड माने जिसमें केवल तल हो, ठीक है, तो आप परिकेंद्र की परिभाषा क्या लिखेंगे या क्या बताएंगे किसी कोई पूछ दे तो देखो जनरली हम लोग ये एरिया वाला परिभाषा बोलते हैं, तो आप ऐसे बोल देंगे परिकेंद्र की परिभाषा कि किसी समतलीय पिंड का क्षेत्रफल जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड इज दैट पॉइंट ऑन विच एरिया ऑफ
प्लेनर रिजिड बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, मतलब समतलीय पिंड का एरिया क्षेत्रफल जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे हम परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिकेंद्र का डेफिनेशन। तो अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में इसको आप अपने कॉपी पे इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे ऐसे, देखिए परिकेंद्र हेडिंग डाल के आपने कापी पर लिखिएगा, यदि किसी पिंड का भार W तथा गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक x बार y बार हो तो हम लिख सकते हैं W इंटू एक्स बार बराबर सिग्मा WI XI इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू DW। यदि पिंड का द्रव्यमान यम हो तो इसको हम यम के पदों में लिख सकते हैं, अभी बताया हूँ। यदि पिंड का आयतन भी हो तथा घनत्व नियत हो तो हम इसको भी के पदों में इसे लिख सकते हैं। और यदि पिंड का क्षेत्रफल a हो तथा मोटाई नियत हो तो उसको हम लोग क्षेत्रफल के पदों में ऐसे लिख सकते हैं। और इतना लिखने के बाद अब आप मेन लाइन लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में कि क्या लिखेंगे, अतः समतलीय पिंड का वह बिंदु जहाँ उसका क्षेत्रफल केंद्रित हो उसे परिकेंद्र कहते हैं। अतः समतलीय पिंड का वह बिंदु जहाँ उसका क्षेत्रफल केंद्रित हो उसे परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। परिकेंद्र में केवल क्षेत्रफल की बात करिएगा और समतलीय पिंड बोल दीजिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि आयतन भी जहाँ केंद्रित होता है अगर 3 डायमेंशनल वस्तु है तो उसे भी हम लोग परिकेंद्र ही कहते हैं। हाँ, द्रव्यमान जहाँ केंद्रित होता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं और भार जहाँ केंद्रित होता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है। बुक में इस तरह से आपको नहीं मिलेगा, बुक में बस एक लाइन का परिभाषा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। और ये डिफिनीशन लिखने के बाद तो डिफिनीशन लिख के देखिए, डिफिनीशन आप एक काम करिएगा, ये जो चीज़ मैं बताया हूँ, ठीक है, ये जो चीज़ बताया हूँ आप अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में अगर आपको आएगा सेंट्रॉइड का परिभाषा लिखने के लिए तो देखिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिटेल में इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपका कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एग्जाम के लिए आप क्या करिएगा कि सीधे परिकेंद्र हेडिंग डालिएगा, ठीक है, और उसके बाद उसका डिफिनीशन लिख के कि समतलीय पिंड का वह बिंदु जहाँ उसका क्षेत्रफल केंद्रित हो उसे परिकेंद्र कहते हैं। और फिर क्या करिएगा कि आप ये 2 फिगर बनाइएगा, ठीक है। इस फिगर में देखिए ये एक तल है, ये एक समतलीय पिंड है, ठीक है, इसीलिए समतलीय पिंड में यहाँ छोटा सा भाग लिया गया है जिसका एरिया दिखाया गया है AI, ठीक है। यह समतलीय पिंड है, छोटा सा भाग लिया गया है जिसका एरिया दिखाया गया है DA, ठीक है। और इस छोटे से भाग AI का दूरी दिखाया गया है x y अक्ष से, ठीक है, y अक्ष से, और x अक्ष से इसका दूरी दिखाया गया है y, ठीक है। अब इसका जो परिकेंद्र है वो मान लो O पे है, ठीक है, मान लो इसका परिकेंद्र को मैं O लिख रहा हूँ, O क्या है, परिकेंद्र, O जो है ये परिकेंद्र है, ठीक है, सेंट्रॉयड है बिंदु O। और इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक है x बार y बार, ठीक है, यानी इससे दूरी x बार और इससे दूरी y बार, उसमें भी वही दूरी होगा x बार y बार, ठीक है। तो इस पिंड का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, पिंड का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है, पिंड का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल ये A बराबर होगा, क्या होगा, सिग्मा इंटू AI। सीधी सी बात है कि अगर आप इस AI सभी मतलब A1 A2 A3 सबको जोड़ दे तो पिंड का संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी होगा कि पिंड का संपूर्ण क्षेत्रफल इसमें कितना होगा तो इसमें इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, तो इस वाले में होगा A बराबर इंटीग्रेशन DA, ठीक है। यहाँ पे A बराबर इंटीग्रेशन DA होगा और यहाँ पे A बराबर सिग्मा AI होगा। और अब आप अभी रूल पढ़े ही हैं कि जो रूल बेरिग्नन का जो रूल बल के लिए लागू हो रहा था भार के लिए, वही रूल क्षेत्रफल के लिए भी लागू हो रहा है, ठीक है। तो उसी रूल से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए A इंटू एक्स बार बराबर सिग्मा AI XI, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई x बार बराबर सिग्मा AI XI बटे, अब देखो यहाँ पे बटे में A आएगा, लेकिन बटे में A को आप सिग्मा AI लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x बार बराबर AI XI बटे सिग्मा AI। और इसमें क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसलिए A इंटू एक्स बार बराबर इंटीग्रेशन x इंटू DA, ठीक है। तो x बार बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन x DA अब बटे में A, और A को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन DA, ठीक है। तो ये आपने परिकेंद्र का निर्देशांक का डेरिवेशन भी कर दिया कि x बार ऐसे निकलेगा या ऐसे निकलेगा, इंटीग्रेशन करके निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, सिग्मा से करेंगे तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। और इसी तरह से इसी प्रकार अगर आप y बार का भी लिखें तो y बार का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, y बराबर हो जाएगा सिग्मा AI YI बटे सिग्मा AI, ठीक है, ये हो गया y बार बराबर। और इसी तरह से इसी प्रकार इस वाले में हो जाएगा, इस वाले में y बार बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन y DA बटे इंटीग्रेशन DA, ठीक है, ये हो गया।
अब आप एग्जाम में क्या करिएगा कि देखो एग्जाम में दोनों मत लिखिएगा, आप मन करे तो ये वाला लिखिएगा और मन करे तो ये वाला लिखिएगा। परिकेंद्र का परिभाषा लिख के देखो कॉपी पे दोनों लिख लीजिएगा, कॉपी पे ऐसे ही दोनों उतार लीजिएगा। देखो बात यह है कि कॉपी पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखनी चाहिए ताकि आपको बाद में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, मेरा उद्देश्य खाली रटवाना नहीं है, आपको बातों को समझाना है, तो आप अपने कॉपी पे ये पूरा उतार लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितना समय है, एग्जामिनर कितना देखेगा, सिस्टमेटिक देखेगा तो खुश होगा, नंबर देगा। बहुत ज़्यादा चीज़ लिखने से बहुत लड़के होते हैं खूब उठा के लिख देंगे तो नंबर मिलेगा, नहीं। आप सॉलिड लिखिए, कम चीज़ें लिखिए एग्जाम में, और साफ लिखिए, अच्छे से लिखिए। तो एग्जाम में अगर परिकेंद्र आए तो सीधे आपको डिफिनेशन लिखिए ये वाला अथवा ये वाला, दोनों में से कोई भी एक लिख देंगे तो सही है। ठीक है, ये बता दीजिएगा। ठीक है, तो वो परिकेंद्र है, उसका निर्देशांक x बार y बार है। ठीक है, परिभाषा लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका परिकेंद्र। अच्छा, अब ये देखो कि जो ये परिकेंद्र होता है ना, मतलब एरिया कहाँ पे केंद्रित है, मतलब अब कोई भी तल, अगर कोई भी तल आपको दिखे तो इसका एरिया कहाँ पे केंद्रित होगा ये आप पता कर सकते हैं। वो मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। अभी आप ये मत सोचिए कि ये सिग्मा और ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, वो सब आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे होगा। जैसे एक आयत हो, एक त्रिभुज हो, तो उसका परिकेंद्र आप कैसे निकालेंगे, कितना दूरी पर उसका परिकेंद्र होगा, सब मैं बताऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो परिकेंद्र हम निकालते हैं कि एरिया कहाँ पर केंद्रित है, इसकी आवश्यकता भी कई जगह पड़ती है। ठीक है, हमें कई जगह टेक्निकल एजुकेशन में या इंजीनियरिंग में हमें इन सब चीज़ों को जानना पड़ेगा कि परिकेंद्र कहाँ केंद्रित है, तभी हम सही आइडिया लगा पाएंगे कि स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग होगा या उसमें किस तरह से बल लगाने पर उसका बिहेवियर किस तरह से होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं कि फालतू में खाली बता दिया गया कि एरिया यहाँ केंद्रित है। एरिया केंद्रित है तो उससे हम कई तरह के भविष्य में कई तरह के डिजाइन और कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि एक वस्तु का एरिया इतने दूर में फैला हुआ है, लेकिन आपको ये पता चल जाए कि इसका एरिया केंद्रित यहीं पे है, मतलब इस बिंदु पे ये केंद्रित है, इसकी स्थिति आपको पता चल जाए कि हाँ ये यहाँ से इतनी दूरी पर है। तो आगे चल के जब आपको इस वस्तु का कहीं से भी दूरी लिखना होगा तो आप न तो ये दूरी लिखेंगे और न तो ये वाला दूरी लिखेंगे, न तो अंतिम का दूरी लिखेंगे न तो प्रारंभिक का, आप इसके परिकेंद्र का दूरी लिखेंगे कि हाँ मैं पूछ दूँ कि ये वस्तु बताओ इस रेखा से कितनी दूर है, तो आप क्या कहेंगे। अब ये तल वाली वस्तु है तो तल का वस्तु तो यहाँ भी है, यहाँ से भी वस्तु का शुरुआत हो चुका है और वस्तु यहाँ तक है, तो दूरी किसको कहेंगे। तो दूरी, वस्तु की दूरी मतलब उसके परिकेंद्र की दूरी। अगर समतलीय वस्तु है तो उसके परिकेंद्र की दूरी। बात समझ में आ रहा है ना, इसलिए ये परिकेंद्र जो है काम की चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका परिकेंद्र का डिफिनीशन हो गया और इसका कॉन्सेप्ट हो गया, तो आप इसको उतार लीजिएगा। देखिए आपका अगला हेडिंग है सेंट्रॉयड ऑफ सम रेगुलर शेप्स, यानी कुछ नियमित सतहों के परिकेंद्र। ठीक है, तो अब हमको कुछ नियमित सतह माने जिनका शेप जो है वो फिक्स हो, जैसे आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, तो इन सब सतहों का हमको परिकेंद्र बताना है कि परिकेंद्र कहाँ पे होता है। सबका डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन मैं बाद में आपको डेरिवेशन कराऊंगा। अभी के लिए आप एक टेबल ऐसा बना लेंगे कि किसका परिकेंद्र कहाँ पे होता है। ठीक है, देखिए तो इसके लिए हम लोग ऐसे टेबल बनाएंगे कि यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे शेप, यहाँ पे फिगर, यहाँ पे सेंट्रॉयड, और सेंट्रॉयड को x बार y बार से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का मान लीजिए कि ये चीज़ जो है ये, इसको हम लोग कहते हैं लंबाई। ठीक है, इसको मैं b लिख रहा हूँ और इसको मैं चौड़ाई को मैं d लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी आप याद रखिए कि जनरली वैसे चलो अभी d रहने दो, अभी आपको जो आदत है वही लिखने दीजिए। तो लंबाई चौड़ाई को आप यल और बी लिखते हैं तो यही लिखिए, तो यल और बी। ठीक है, चलो तो ये लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया या ब्रेड्थ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका आपको बताना है कि x बार y बार कहाँ पे होगा। तो देखिए x बार y बार बताने के लिए सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं मूल बिंदु मानना पड़ेगा। ठीक है, आप मानिए कि कहीं किसके सापेक्ष आपको बताना है। तो देखो मूल बिंदु हमेशा ऐसे जगह पर मानेंगे जिससे ये पूरी वस्तु प्लस में हो, माने पहले चतुर्थांश में हो। तो देखो सबसे अच्छा मूल बिंदु ये कोना रहेगा। अगर हम इस कोने को मूल बिंदु मान लें यहाँ पे 0 0, ठीक, तो इसको मानने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से ऐसे x अक्ष ऐसे गुजर रहा है। ठीक है, और ऐसे y अक्ष ऐसे गुजर रहा है, यही तो इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो अब इस मूल बिंदु के सापेक्ष हमको बताना है कि यहाँ पे जो परिकेंद्र होगा उसका निर्देशांक क्या होगा। यानी हमको कहीं ना कहीं ये दूरी बतानी है, यही दूरी x बार है और ये दूरी जो है ये y बार है। ठीक, तो अब ये कितना होता है, तो आप इसको याद रखिए कि आयत के केस में x बार बराबर l/2 होता है। ठीक है, l/2 और y बार कितना होता है b/2।
ठीक है, मतलब जितना ये लेंथ होगा उसका आधा एक्स बार होगा और जितना ये चौड़ाई होगा उसका आधा वाई बार होगा, ठीक है। यानी निर्देशांक यहाँ पे होगा, मतलब अगर ये ऐसे है 0 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है, यहाँ पे परिकेंद्र होगा। अब आपको यहाँ से लंबाई का आधा इधर इस पर चलना पड़ेगा और चौड़ाई का आधा इस पर चलना पड़ेगा, तो आपको ये परिकेंद्र मिल जाएगा एक्स बार वाई बार, यानी L/2 और B/2, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। बाद में इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, बाद में इसको हम लोग जो अभी डेरिवेशन किए हैं ना इस वाले फार्मूला से, इंटीग्रेशन वाले फार्मूला से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे प्रूफ होगा, लेकिन अभी के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको बस ये याद रखना पड़ेगा कि इतना होता है, ठीक है। चलो दूसरा हो गया ट्राइंगल का। देखिए ट्राइंगल अगर समकोण त्रिभुज हो तो उसका कितना होता है, तो देखिए त्रिभुज ऐसे बनाएंगे। अब मान लीजिए कि त्रिभुज में ये चीज़ है, ये चीज़ B है आधार और ये ऊंचाई है H, ठीक। तो इसका एक्स बार वाई बार कहाँ पे होगा, ठीक है, तो बीच में ही कहीं होगा इसका परिकेंद्र। इसको मूल बिंदु मान ले रहा हूँ, मतलब यहाँ हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, ठीक। तो ये जो हाइट है ये एक्स बार हो जाएगा, ठीक है, एक्स बार, और ये चीज़ जो है ये क्या हो जाएगा वाई बार, यही है, ये हो जाएगा वाई बार, ठीक। तो चलो अब आपको एक्स बार वाई बार बताना है, तो ये कितना होगा देखिए। तो ये एक्स बार का मान याद कर लीजिए कि एक्स बार का मान होता है इस ऊंचाई का 1/3। अच्छा मैं उल्टा लिख दिया हूँ ना, एक्स बार यहाँ लिखा है, सॉरी, इधर एक्स बार होगा ना, तो एक्स बार यहाँ लिखाएगा और वाई बार यहाँ लिखाएगा, ठीक। तो ये होता है एक्स बार जो है, ये ऊंचाई है, तो देखिए एक्स बार जो है इस बेस का 1/3 होगा, यानी ये होगा B/3, याद रखिए इसको। और वाई बार H का 1/3 होगा, यानी H/3। ये आपको अभी प्रूफ नहीं करना है, देखो अभी ये आपको याद करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको बस ये याद रहना चाहिए। प्रूफ करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि हम लोग इस इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे, और एक ये वाला सूत्र एक्स DA बटे इंटीग्रेशन एक्स बार बराबर एक्स DA बटे इंटीग्रेशन DA एक्स बार बराबर हम लोग ऐसे प्रूफ करेंगे, और ये आएगा B/3, और वाई बार बराबर हम लोग ऐसे प्रूफ करेंगे इंटीग्रेशन वाई DA बटे इंटीग्रेशन DA। अब आप कहेंगे सर ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन वाले से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन जब आप ये फार्मूला याद रखेंगे ना तो आपका न्यूमेरिकल केवल इस फार्मूले से आपको ये याद रहेगा, तो आप न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल में इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न्यूमेरिकल इस वाले फार्मूला से हो जाएगा, सिग्मा AI XI बटे सिग्मा AI, इस वाले फार्मूला से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको ये पता रहेगा तभी सॉल्व हो पाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तब देखिए, तो ये हो गया तीसरा। देखिए तीसरा हो गया सर्किल का। सर्किल का देख लीजिए कहाँ होता है, तो सर्किल जो है ये सर्किल है, ठीक। सर्किल का इसको कहते हैं व्यास D, ठीक है। तो देखिए सर्किल जो है एक सिमेट्रिकल वस्तु है। सिमेट्रिकल माने कि अगर आप इसको आधा आधा इसे कर दें, आधा आधा इसे कर दें, तो जाहिर सी बात है ये एकदम इस अक्ष के परितः ये आधा इधर और आधा इधर, मतलब आपको ऐसा महसूस होगा अगर आप एक समतल दर्पण यहाँ रख दें तो एकदम बराबर बराबर दो हिस्सों में ये इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, एक इधर और इधर। तो सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि जहाँ से कोई वस्तु एकदम समान दो भागों में बढ़ जाए, ठीक है। तो इसके परितः ये सिमेट्रिकल है, इस अक्ष के परितः, ठीक है। जाहिर सी बात है ये वृत्त जो है हमेशा इस अक्ष के परितः सिमेट्रिकल है। हालांकि एक और अक्ष इसमें बन सकता है जिसके परितः यह सिमेट्रिकल है, इसके परितः भी तो यह सिमेट्रिकल है, देखो इसके परितः भी ये सिमेट्रिकल है। तो देखो दो सिमेट्रिकल अक्ष अगर मिल गया तो दोनों का जो कटान बिंदु होगा वही परिकेंद्र होगा। ये रूल होता है कि अगर सिमेट्रिकल हमेशा जो परिकेंद्र होता है वो सिमेट्रिकल एक्सिस पे ही होता है, ठीक है। तो इसमें तो दो सिमेट्रिकल एक्सिस मिल गया तो परिकेंद्र इन दोनों का कटान बिंदु होगा। सिमेट्रिकल एक्सिस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये सब सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का हिंदी होता है सममित, सममित अक्ष, सममित, ठीक है। मतलब इस अक्ष के परितः ये समान भागों में बढ़ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल एक्सिस। तो अगर ये सिमेट्रिकल एक्सिस मिल गया तो दोनों का कटान बिंदु यही है केंद्र, तो इसका जो केंद्र है यही मूल बिंदु होगा, ठीक है। जो केंद्र है उस वही आपका परिकेंद्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसी को मूल बिंदु मान लें, ठीक है, या अगर आप इसको 9 भी माने, एक सेकेंड, अगर आप मूल बिंदु यहीं माने, चलो अगर आप मूल बिंदु या ऐसे माने, मान लो यहाँ से ऐसे स्पर्श रेखा खींचा गया, देखो मान लो ऐसे
ऐसे और ऐसे करके अगर आप मूल बिंदु मान लें, यहाँ पे मान लो कि ये मूल बिंदु है, ये है x बार और ये है y बार, तो इसका जो परिकेंद्र होगा x बार y बार, ये x है y है, तो ये कहलाएगा x बार और ये कहलाएगा y बार, ठीक। और ये पूरा वृत्त का व्यास है d, तो बताइए x बार कितना हो जाएगा, d/2। अरे यहाँ से यहाँ तक दूरी त्रिज्या ही तो होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या ही होगी, ठीक है। तो x बार बराबर d/2 और y बार बराबर भी d/2, ठीक है। तो ऐसे हो गया आपका। चलो ये सर्किल का भी हो गया। अब सेमी सर्किल का देख लीजिए, अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का कैसा होता है, सेमी सर्किल, अर्धवृत्त। तो देखिए अर्धवृत्त ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अर्धवृत्त का जो परिकेंद्र है, अब देखिए अर्धवृत्त इसके परितः सिमेट्रिकल होता है, इसके परितः, ऐसी बात है, इसके परितः सिमेट्रिकल है। अगर यहाँ पे एक अक्ष हम ऐसे बना दें तो आधा भाग एकदम इधर है, आधा भाग बराबर बराबर आधे भागों में बट रहा है, तो जाहिर बात है इसके परितः सिमेट्रिकल है, यानी परिकेंद्र इसी अक्ष पर कहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहीं पे अगर हम मूल बिंदु मान लें, चलो यहीं पे अगर किनारे यहाँ पे 9 भी माने, यहीं मान लें तो भी हमारा काम चल सकता है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि इसी अक्ष पे कहीं है, ठीक है। तो चलो हम यहीं मूल बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस पे मूल बिंदु हो गया तो हमको केवल ये बताना है कि परिकेंद्र कहाँ पे होगा, उसकी हाइट हमको बतानी है, मतलब ये चीज़ हमको बताना है कि y बार कितना होगा, ठीक है। y बार कितना होगा, या आप कहीं भी मान सकते हैं, इसको आप किनारे भी मान लेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो अगर आप इसको किनारे भी मान लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मान लो कि आप, चलो यहीं ये अर्धवृत्त हो गया तो आप यहीं मान लीजिए, चलो ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। और यहाँ पे परिकेंद्र जो है यहाँ नहीं होगा, ये तो अर्धवृत्त का केंद्र है, परिकेंद्र यहाँ कहीं होगा, यहाँ इसी के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है, अर्धवृत्त का। तो यहाँ से यहाँ ये हो गया x बार और यहाँ से यहाँ ये हो गया y बार, ठीक। तो x बार तो d/2 हो जाएगा, अगर वृत्त का व्यास d है तो x बार d/2 हो जाएगा, ये वृत्त का व्यास है d, ठीक है। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा, d/2, क्योंकि यहाँ से आपको इसी, मैं बार बार बता रहा हूँ कि केंद्र के जस्ट ऊपर होता है परिकेंद्र अर्धवृत्त का, तो यहाँ से यहाँ तक अगर डी है तो डी का आधा यहाँ पे x दिशा में आपको डी का आधा चलना पड़ेगा त्रिज्या के बराबर, और ऊपर कितना जाना पड़ेगा, तो ऊपर का सूत्र याद कर लीजिए, ऊपर का सूत्र होता है 4r/3π, जहाँ पे r इसकी त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, ठीक है। x बार बराबर भी, चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम x बार बराबर आर ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। x बार बराबर आर मतलब इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो x बराबर के जगह पे आर ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे, d/2 का मतलब आर वैसे भी होता है, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका, तो इसका कितना होगा, x बार बराबर आर और y बराबर 4r/3π। अब इसको बाद में प्रूफ करूँगा, इसको बाद में जब मैं प्रूफ करूँगा तो इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि ये इतना होता है 4r/3π, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये याद करना है कि इसका कितना होता है, केंद्र के ऊपर होता है और 4r/3π होता है अर्धवृत्त का, ठीक है। तो ये टेबल आप लोग, ये पूरा टेबल आप लोग बनाएंगे कुछ नियमित सतहों के परिकेंद्र का, ठीक है। और एक और इसमें बाकी रह जा रहा है जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। वही एक 5वां बाकी है, तो उसको मैं ऊपर इसी में बना दे रहा हूँ, ठीक है, मिटा के, आयत वाला मिटा के इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का फिगर ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे। आपको मालूम है कि इसमें 2 समांतर भुजाएं होती हैं, ठीक है। एक भुजा थोड़ी बड़ी होती है, एक भुजा थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। चलो अब मान लो कि इसका परिकेंद्र यहीं पे बीच में कहीं होगा, मान लो ये इसका परिकेंद्र है O, ठीक है। तो इसका हम लोग अक्ष कहाँ मानेंगे, तो यहाँ x अक्ष मान लेते हैं और यहाँ ऐसे y अक्ष मान लेते हैं, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष हो गया, ठीक है। और ये परिकेंद्र हो गया, तो ये हो गया x बार, हमको यही बताना है कितना होगा, और ये हो गया y बार, हमको ये बताना है कि ये कितना ऊपर जाने पर मिलेगा ये चीज़ और कितना इधर जाने पर मिलेगा, ठीक है। और मैं मान रहा हूँ कि ये जो भुजा है इसकी लंबाई है L1 और ये जो भुजा है इसकी लंबाई है L2, ठीक। और ये जो हाइट है समलंब का, इसको मैं मान रहा हूँ h, ठीक है। ये L1 है, L2 है, हाइट h है। तो x बार का सूत्र याद कर लीजिए आप लोग कि x बार का सूत्र होता है, मतलब यहाँ से कितना इधर जाने पर मिलेगा, तो इसका सूत्र होता है L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L1 L2 बटे 3L1 प्लस L2,
3L1 प्लस L2, ये फार्मूला होता है। समलम का थोड़ा फार्मूला लंबा है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल इस पे भी आता है, ठीक है। तो कितना होता है, यहाँ से कितना इधर जाने पर मिल जाएगा, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L1 L2 बटे 3L1 प्लस L2। मतलब केवल आपको आमने सामने की भुजाओं की लंबाई पता हो तो आप निकाल देंगे कि x बार कितना होगा। चलो अब y बार का देखिए, ठीक है। अब वाई बार का फार्मूला देखिए, वाई बार का फार्मूला क्या होता है, तो इस वाई बार का फार्मूला होगा कि यहाँ से कितना ऊपर जाने पर मिल जाएगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है h/3, मतलब इसी हाइट का h/3 और इंटू 2L2, ठीक है, या L1 प्लस 2L2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। L1 प्लस 2L2 जो छोटा वाला है, L1 प्लस 2L2 बटे L1 प्लस L2, ये इसका फार्मूला होता है। देख लीजिए एक बार फिर से, h/3 इंटू ब्रैकेट में L1 प्लस 2L2 बटे L1 प्लस L2, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है जब समलम चतुर्भुज का आपको y बार निकालना हो तो, ठीक है। अब देखिएगा किताब में कभी कभी बुक में कन्फ्यूज मत हो जाएगा, हो सकता है इसको L1 लिखा हो सकता है इसको L2 लिखा हो, बस आपको छोटे वाले को डबल करना है, याद रखिएगा। मतलब छोटे वाले में अगर आप नीचे से ये निकाल रहे हैं इसकी हाइट, तो L1 प्लस 2L2 होगा, मतलब छोटे वाले का इसका दुगना आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आप टेबल पहले बना लीजिएगा। ये हो गया कुछ नियमित सतहों के परिकेंद्र। इसमें एक दो तीन का हमको डेरिवेशन करना पड़ेगा, सबका नहीं, एक दो सिलेबस में सबका डेरिवेशन नहीं है, जैसे समलम का नहीं है, ठीक है। खास करके हम इसमें आयत, त्रिभुज और अर्धवृत्त का करेंगे, ठीक है। वृत्त का तो करना नहीं पड़ेगा क्योंकि यह सिमेट्रिकल है, तो इसका केंद्र पे ही होता है। देखो ये बता रहा है कि केंद्र पे ही इसका है, इसका जो परिकेंद्र होगा वो केंद्र पे ही होगा अर्धवृत्त के, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इसके परतः भी सिमेट्रिकल है, इसके परतः भी सिमेट्रिकल है। अच्छा, अर्धवृत्त जो है केवल इसके परतः सिमेट्रिकल था, केवल इसके पर तो क्या, यहाँ से मैं अगर एक अक्ष ऐसे खींच दूँ ऐसे, तो क्या ऊपर और नीचे का पोर्शन सेम है? नहीं है, तो इसके परतः सिमेट्रिकल नहीं है। अगर दोनों के परतः सिमेट्रिकल हमको मिल जाता तो हम साफ बोलते कि हाँ यहीं पे इसका परिकेंद्र होगा। केवल इसके परतः सिमेट्रिकल है, तो ये हमको पता है कि इसी अक्ष पे कहीं होगा। अब ये ऐसे सिमेट्रिकल है तो इसी अक्ष पे कहीं होगा, मतलब इतना से इतना के बीच में कहीं होगा, लेकिन कितने हाइट पर होगा, केंद्र से कितने ऊपर होगा, तो 4r/3π। अब ये डेरिवेशन करके निकाला गया है। तो ये आपको देखो न्यूमेरिकल में आपको जब ये टेबल याद रहेगा ना, तो आप सिर्फ इस टेबल की सहायता से कर ले जाएंगे। वो मैं बताऊंगा आपको, अभी लग रहा होगा कि सर कैसे हो जाएगा, जब आप न्यूमेरिकल एक दो ठे करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। तो आपको केवल टेबल याद करना है, डेरिवेशन बाद की बात है, ठीक है। देखिए कुछ नियमित पिंडों के गुरुत्व केंद्र, CG ऑफ सम रेगुलर बॉडीज। अब हमको गुरुत्व केंद्र बताना है कुछ नियमित पिंडों का, ठीक है। अभी आपने सेंट्रॉयड बताया तो वहाँ पर मैंने लिखा था सेंट्रॉयड ऑफ सम रेगुलर शेप्स। सेंट्रॉयड शेप में होता है, तल में होता है, ठीक है, सतह वाले चीज़ों में होता है, ठीक है। सेंट्रॉयड ऑफ सम रेगुलर शेप्स मतलब जो एक सतह वाली वस्तु होती है उसमें, ठीक है, जैसे आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, इन सब चीज़ों में, ठीक है। अब आपको बताना है अगर कोई पिंड हो तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होता है, और नियमित पिंडों का बताना है। तो देखिए नियमित पिंड का मतलब ये हुआ, जैसे बेलन हो गया यानी सिलेंडर हो गया, तो इसका आपको बताना है बेलन का, शंकु का, गोला का, अर्धगोला का, यही चार का आपको बताना है। तो डेरिवेशन बाद में हमको करना है, पहले ये टेबल बना देना है कि कितना कितना होता है। तो देखिए बेलन का फिगर आप जान ही रहे हैं कैसे बनता है, ठीक है, ऐसे बेलन का फिगर बनता है, ठीक है। और इसको बेलन का अक्ष कहते हैं, मध्य में जो यहाँ पे होता है इसको बेलन का अक्ष कहते हैं, अक्ष, ठीक है। ये बेलन का अक्ष है, ठीक है। इसको बेलन की हाइट बोलते हैं, हाइट, ठीक। और इसको बेलन की त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक बेलन की त्रिज्या, ठीक है, r। तो अब देखिए इसका हमको x बार वाई बताना है, तो इसका सबसे पहले हमको मूल बिंदु लेना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा मूल बिंदु, वैसे तो देखो जाहिर सी बात है ये बेलन इसके परितः सिमेट्रिकल है, और चलो पहले हम यहाँ पे एक अक्ष बना दें। मान लो कि इसी को हम ले लिए अक्ष, ये x ले लिए, y ले लिए, ठीक है। तो देखो वैसे तो बेलन जो है इसके परतः सिमेट्रिकल है, और सच पूछो तो ये इसके परतः भी सिमेट्रिकल है, और एकदम मध्य में अगर हम एक और अक्ष बनाए तो उसके परतः भी ये सिमेट्रिकल होगा, सममित होगा। मतलब ये अक्ष तो इसको आधा आधा बांटेगा ही, ये भी अक्ष इसको दो समान भागों में बांट देगा। तो दो अक्ष जब मिल गए तो जाहिर सी बात है इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा एकदम बीच में होगा, जहाँ पर दोनों अक्ष कट करेंगे, यहीं पर इसका गुरुत्व केंद्र होगा G, ठीक है। तो इसका वैसे भी हम बता सकते हैं कि अब इसके रेस्पेक्ट में अगर हमें बताना हो, यहाँ अगर मूल बिंदु है इसके सापेक्ष बताना हो तो कितना चलने पर ये मिल जाएगा, तो ये r चलने पर मिल जाएगा गुरुत्व केंद्र, और यहाँ से कितना चलने पर मिल जाएगा, आधा h/2 चलने पर मिल जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है y बार, और यही x बार है, x बार बराबर यहाँ पे r हो जाएगा, ठीक है। तो चलो तो x बार बराबर तो r हो गया।
और y बराबर क्या हो गया h/2, यानी अक्ष के मध्य पर। यहाँ आप लिख सकते हैं h/2 का मतलब क्या हुआ कि अक्ष के मध्य पर, जो बेलन का अक्ष है, अक्ष के मध्य बिंदु पर इसका गुरुत्व केंद्र होता है, अक्ष के मध्य बिंदु पर। ये आप लिख सकते हैं कि अक्ष के मध्य बिंदु पर बेलन का गुरुत्व केंद्र होता है। याद रखिएगा इस बात को, एकदम अक्ष के मध्य पर। दूसरा देखिए, दूसरा होता है शंकु का। देखिए कोण, शंकु का कहाँ होता है, तो देखिए शंकु ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हो गया शंकु। अब शंकु का ये हम यहाँ पे अक्ष बना रहे हैं, ठीक है। ये अक्ष है और वाई है, हमको इसी के रेस्पेक्ट में बताना है। इसको कहते हैं शंकु की ऊंचाई, और इसको, ये शंकु का अक्ष है, ये हमारा बाहरी अक्ष है जिसके प्रति हम दिखा रहे हैं, और शंकु का अक्ष इसको कहते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ कि ये शंकु का अक्ष है, ठीक है। चलो तो ये देखिए, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक कहते हैं शंकु की त्रिज्या, ठीक है। और जाहिर सी बात है शंकु इसके प्रति सिमेट्रिकल है, लेकिन इसके प्रति सिमेट्रिकल नहीं है, इसके प्रति सिमेट्रिकल नहीं है। कोई ऐसा क्षैतिज अक्ष नहीं मिल रहा है जिसके प्रति सिमेट्रिकल हो, मतलब कोई ऐसा अक्ष नहीं है जो इसको आधा आधा ऊपर नीचे बांट दे, ठीक है। यानी हमको ये तो पता चल गया कि परिकेंद्र इसी पर, गुरुत्व केंद्र इसी पर कहीं होगा, लेकिन यहाँ से, अभी यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही कहीं होगा। अब ये नहीं है ना कि बाहर होगा, इसी के बीच में कहीं होगा, इसी रेखा पर, लेकिन यहाँ से कितने ऊपर होगा ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अगर ये मूल बिंदु है तो x बार बराबर, तो ये पता चल गया कि r होगा, ठीक है, ये r है, ठीक है। लेकिन y बराबर कितना होगा, मतलब ये परिकेंद्र कितना होगा, तो ये आपको नहीं पता है। तो मान लो कि यहाँ पे परिकेंद्र है, ये g है, ठीक है। तो ये हमको पता करना है कि y बार कितना होगा। अब देखो इसका डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम आपको मान बता दे रहे हैं। तो x बार तो r है, और y बार कितना होता है इसका, तो y बार h/4 होता है, यानी नीचे से 1/4। मान लो कि ये 12 सेंटीमीटर का अक्ष है, तो 3 सेंटीमीटर ऊपर ही होगा, माने इस अक्ष का 1/4 इससे होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अक्ष का 1/4 h/4 हो जाएगा y बार बराबर, याद रखिएगा ये, ठीक है। चलो अब तीसरा देखिए, तीसरा आपका नियमित पिंड में आएगा गोला, स्फीयर। स्फीयर तो देखिए गोला, अब गोला तो भाई वृत्त की तरह ही दिखेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अगर 3 डायमेंशनल दिखाना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर 3 डायमेंशनल टाइप का नज़र आना हो तो ये गोला है, ठीक है। तो चलो अब गोला जो है आपको मालूम है कि यहाँ बीच में इसका केंद्र होता है, और इसी के परितः ये सिमेट्रिकल भी है, एक अक्ष ये, एक अक्ष, तो जाहिर सी बात है यही इसका वो हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में इसको दर्शाना चाहें, ये x है, y है, तो जाहिर सी बात है ये गोले की त्रिज्या कहलाती है r, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये x बार हो गया और ये y बार हो गया, तो दोनों वही हो जाएगा, दोनों r हो जाएगा, ठीक है। गोले का केंद्र ही होता है, ठीक है। तो ये भी r हो गया और ये भी r हो गया। इसको आप बीच में लिख सकते हैं कि गोले के केंद्र पे होगा, गोले के केंद्र पे उसका गुरुत्व केंद्र होता है, जैसे वृत्त के केंद्र पे परिकेंद्र था, ठीक है, वैसे ही गोले के केंद्र पे उसका ये होता है। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए, अब लास्ट है आपका चौथा, यही लास्ट है, ये है आपका अर्धगोला। जैसे अर्धवृत्त था वैसे अर्धगोला का देखिए, तो अर्धगोला को हम लोग कहते हैं हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, ठीक है, सेमी स्फीयर नहीं, हेमी। तो देखिए अर्धगोला, तो अर्धगोला ऐसे अर्धवृत्त की तरह बनेगा, ऐसे ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखिए जाहिर सी बात है, ये इसके परितः तो सिमेट्रिकल होगा ही, ठीक है, इसके परितः तो सिमेट्रिकल होगा ही, यानी इसी अक्ष पर ये इसका केंद्र है, ठीक है, इसका केंद्र है। अब इसी पर कहीं होगा, यानी इसी से थोड़ी ऊंचाई पर ये होगा, इसी के, इससे और इसके बीच ही में आएगा। अब ये नहीं है कि परिकेंद्र यहाँ बाहर चला जाएगा, इसी लाइन पर होगा, इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको मूल बिंदु मान रहा हूँ, मान लो कि मैं ये x है और ये y है, ठीक है। तो x बार बराबर तो साफ दिख रहा है r हो जाएगा, x बार बराबर तो साफ दिख रहा है कि x बार बराबर r हो जाएगा, r मतलब इसकी त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या। लेकिन y बार बराबर क्या होगा, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे है इसका परिकेंद्र, ये गुरुत्व केंद्र, तो ये अगर g है तो यही चीज़ ना y बार है, तो y बार बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका याद कर लीजिए कि इसका y बार बराबर होता है 3r/8, 4r/3 पाई नहीं, वो अर्धवृत्त का था, 4r/3 पाई, इसका होता है 3r/8,
जहाँ पे आर ये चीज़ है, अर्धगोले की त्रिज्या, तो 3r/8 होता है। इसको हम प्रूफ करके आपको बाद में दिखाएंगे। इंटीग्रेशन करके जो मैं वो सूत्र लिखता हूँ उसी से ये सब प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए ये वाला सूत्र आपको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुरुत्व केंद्र है तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू डी डब्ल्यू। ये फॉर्मूला बताया है ना, इसी फॉर्मूला से ये प्रूफ हो गया आएगा। बाद में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए अभी आप ये तैयार रखिए, एग्जाम में प्रूफ आता भी है इन सबों का, ठीक है। सिलेबस में है, आपको सबका प्रूफ भी करना है। चलो, तो ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप एक टेबल बनाइए ताकि मैं आपको बता सकूं कि न्यूमेरिकल कैसे आता है, ठीक है। तो देखिए, अब हमको इस चैप्टर में करना क्या है, जरा सा ये बात आप समझ लीजिए। अब हमको इस चैप्टर में जितने थ्योरी के पार्ट थे वो मैंने आपको बता दिया। अब थ्योरी कुछ नहीं पढ़ना है, बस वही गुरुत्व केंद्र की परिभाषा, सेंट्रॉइड की परिभाषा, ठीक है, और फार्मूला वगैरह हो गया, बात खत्म। और जो भी टेबल था बन गया। अब हमको इस चैप्टर में केवल 2 काम करना है, कुछ न्यूमेरिकल लगाना है और कुछ डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन किसका करना है पहले मैं ये बता रहा हूँ, कराऊंगा बाद में, लेकिन बता दे रहा हूँ। हमको डेरिवेशन करना है, जो सेंट्रॉइड का मैं टेबल बनाया हूँ उसमें दो तीन का बस करना है, सबका नहीं करना है, 2-3 का करना है। और गुरुत्व केंद्र का जो टेबल बनवाया हूँ उसमें सबका करना है, बेलन का, शंकु का, गोला का, अर्धगोला का, मैंने सबका x बार y बार का जो मैं टेबल में लिखा हूँ वो डेरिवेशन हमको करना है। तो डेरिवेशन तो मैं बाद में कराऊंगा, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्या न्यूमेरिकल आता है पहले ये समझ लीजिए। तो देखिए, न्यूमेरिकल आता है सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट सरफेसेज, मतलब आपको कंपोजिट सतह दे देगा और उसका सेंट्रॉइड निकालने को कहेगा, ठीक है। अब ये कंपोजिट सतह क्या चीज़ है, तो कंपोजिट का हिंदी होता है संयुक्त। अब आपको करेगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि हम आपको बताया ना कि ऐसे एक आयत है, तो इस आयत का कहाँ पे होगा परिकेंद्र, बताया है ना कि अगर ये यल है और अगर ये बी है तो इसका x बार बीच में होगा, यहाँ से l/2 और यहाँ से ये b/2 ऐसे होगा। इतने यहाँ से l/2 पे जाना पड़ेगा और यहाँ से b/2, तो ऐसे आपको परिकेंद्र मिल जाएगा। लेकिन बताओ 2 आयत अगर जोड़ दिया जाए, जैसे इस तरह से, मान लो एक आयत ऐसे हो और इसी में एक आयत ऐसे जोड़ दिया जाए इस तरह से, तो इसको हम लोग कहते हैं यल सेक्शन। तो आपको इस यल सेक्शन का, इसमें आपको ये लंबाई बता देगा, ये लंबाई बता देगा, ये लंबाई, ये लंबाई, इस तरह के लंबाई में सब दे देगा और कहेगा इसका परिकेंद्र बताइए, यल सेक्शन का बताइए, ठीक है। आपको इस तरह के आई सेक्शन का पूछेगा, ठीक है, इस तरह के आई सेक्शन, जैसे जो रेलगाड़ी की जो पटरी होती है वो आई सेक्शन के शेप में होती है, ठीक है। आप देखे होंगे रेलगाड़ी की जो पटरी होती है कुछ इस शेप में, थोड़े कुछ इस शेप में रेलगाड़ी की पटरी ऐसे होती है, ठीक है, कुछ इस शेप में ऐसे होती है, ये इस तरह से रेलगाड़ी की पटरी ऐसे होती है, ठीक है। इस शेप में आपको ये दिखा होगा, ठीक है। तो अब बताइए, ये जो इसको आई सेक्शन हम लोग कहते हैं, ये जो चीज़ आपको दिख रहा है इसको आई सेक्शन हम लोग कहते हैं। तो आपको इस आई से, अब जनरली इतना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना के नहीं आएगा। अब मान लो कि ये आपका आई सेक्शन है, तो इसका परिकेंद्र कहाँ पे है, यहाँ 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 कहाँ इसका परिकेंद्र है। यल सेक्शन का बाहर भी हो सकता है, यल सेक्शन में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहाँ इसका परिकेंद्र है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट सरफेस। हो सकता है कि 2, जैसे इसमें आपको दिख रहा है 2 आयत है, इसमें आपको दिख रहा है 3 आयत है, 1 2 3। हो सकता है कि कभी आयत के साथ त्रिभुज दे दे, मान लो जैसे एक आयत है और इसी को ऐसे बढ़ा कर ऐसे कर दे, अब इसका कह दे कि बताइए, तो आपको दिख रहा है कि देखो इसमें एक आयत है, एक त्रिभुज है, तो ये भी कंपोजिट सरफेस है। तो आपको केवल सिंगल त्रिभुज का पता है, केवल सिंगल आयत का पता है, लेकिन ऐसे मिला के दे दे, ऐसे कोई वस्तु इस तरह दे दे और कहे इसका परिकेंद्र बताओ, तो कैसे बताएंगे। तो ये सब आपको पढ़ना है। मान लो आयत में ही अर्धवृत्त हो, इस तरह से, मान लो कि इस तरह से आयताकार सतह हो, मान लो इस तरह से हो आयताकार सतह, मतलब इधर जैसे अर्धवृत्त, इधर अर्धवृत्त बन रहा है ना, मैं ऐसे डॉटेड कर दे रहा हूँ, तो इधर ऐसा अर्धवृत्त बन रहा है। तो अब इसका आपको बताना हो तो इस तरह से आपको, यही कंपोजिट सरफेस, इसका न्यूमेरिकल आपको बस तैयार करना है। अभी मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल कैसे आपका लगेगा, देख, ठीक है। अच्छा, जितना न्यूमेरिकल है ये कंपोजिट वाला सब इस फार्मूला पे लगेगा, x बार और y बार का यही वाला फार्मूला पे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। सिग्मा AIXI बटे सिग्मा AI, इसी फार्मूला पे x बार और इस फार्मूला पे y बार, सिग्मा AIYI बटे सिग्मा AI, ठीक है। देखो इस फार्मूला को जल्दी से बोलने के लिए हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, सिग्मा AX अपन सिग्मा A AI आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो x बार बराबर सिग्मा AX अपन सिग्मा A, ऐसे जल्दी से बोलने के लिए याद कर लेते हैं। और y बार बराबर सिग्मा AY बटे सिग्मा A, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला पे न्यूमेरिकल का जितना न्यूमेरिकल है सब इन्हीं दोनों फार्मूला पे ये सॉल्व हो जाएगा। जबकि डेरिवेशन इस पे करना पड़ेगा, डेरिवेशन में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन x इंटू DA या x इंटू DW या DA जो जिससे पे भी हो, अब बटे D, इंटीग्रेशन DA या इंटीग्रेशन DW। अगर गुरुत्व केंद्र का होगा तो DW करना पड़ेगा, अब परिकेंद्र होगा तो DA करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। तो
अब आपको न्यूमेरिकल इस फार्मूले पे सॉल्व करना है और डेरिवेशन इस वाले पे करना है, इंटीग्रेशन वाले पे। ये दोनों फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ही चीज़ है, बस एक कैलकुलस है, एक अलजेब्रा है। तो न्यूमेरिकल में जाहिर सी बात है, न्यूमेरिकल में आपका जोड़ घटाना करके हो जाए, इसीलिए सिग्मा का प्रयोग हम लोग करते हैं। डेरिवेशन में इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका है। अच्छा, तो एक इस तरह का मैं ये बता रहा था कि आपको इस चैप्टर में करना क्या है। तो एक इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वस्तु में से थोड़ी सी वस्तु काट दी जाए। जैसे मान लो कि एक आयताकार तल है, इसमें से छोटा सा वर्ग ऐसे मान लो ऐसे काट दिया गया, ठीक है। तो अब इस तरह की आकृति बनी ना, अब इसका परिकेंद्र कहाँ पे होगा। अभी तक आप कंपोजिट पढ़ रहे थे, बता रहे थे कि इसी आयत में त्रिभुज जोड़ दिया जाए, वृत्त जोड़ दिया जाए, ऐसे ऐसे। अब इसमें से कटा हुआ पोर्शन, मतलब मान लो इतने दूर का वर्ग कट गया, तो अब आप इसका कैसे निकालेंगे, ये भी आपको सीखना है। इसका भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, ठीक है। इसमें से मान लो ऐसे समलंब चतुर्भुज है और इसमें से ऐसे अर्धवृत्त ऐसे कट गया, और तब इसका आपको बताना है कि ये जो बचा हुआ आकृति है इसका परिकेंद्र कहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसा न्यूमेरिकल कई बार आया है, तो ये आपको तैयार करना है। तो पहला काम ये करना है कि एक कंपोजिट वाला तैयार करना है, दूसरा है कटे वाले का तैयार करना है, ठीक है। और तीसरा काम करना है डेरिवेशन, सेंट्रॉइड के कुछ का और CG वाले का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले का, चारों का, ये आपको डेरिवेशन करना है। तो इतना काम है। तो चलो अब ऐसा है, एक क्लास में आपका मैं आज जो है एक कंपोजिट वाला न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे कटे वाले का न्यूमेरिकल करा दूंगा और उसके नेक्स्ट टर्न पे न्यूमेरिकल करा दूंगा। मतलब लगभग 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले मैं कंपोजिट वाले का क्वेश्चन पहला आपको लिखने जा रहा हूँ। कंपोजिट वाले का न्यूमेरिकल इस तरह से आता है। देखो, क्वेश्चन रहेगा फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ एल सेक्शन, हिंदी में एल सेक्शन का परिकेंद्र बताइए। चित्र दिया रहेगा आपको। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 60 मिलीमीटर है पूरा, जहाँ नहीं भी लिखा वो भी मिलीमीटर है। तो 60 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर, ऐसे आपको दे दिया। अब कह रहा है कि इसका परिकेंद्र बताइए। तो देखो, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी परिकेंद्र निकालने का क्वेश्चन आए, पहले आप ये देखेंगे कि ये सिमेट्रिकल तो नहीं है कहीं, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल होगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, ये किसी के परितः अगर मैं यहाँ पे एक अक्ष ऐसे क्षैतिज में कोई अक्ष खींचूँ, सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि अगर क्षैतिज में खींच रहा हूँ तो ऊपर ऐसा टुकड़ा मिल रहा है, नीचे ऐसा टुकड़ा मिल रहा है, तो जाहिर बात है वो एक समान टुकड़ा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे दर्पण रख दूँ यहाँ पे, तो क्या ऊपर का और नीचे का एकदम मिरर होगा, क्या एक दूसरे का प्रतिबिंब होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे का साइड प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। और कोई ऐसा ऊर्ध्वाधर अक्ष भी नहीं दिख रहा है जो जिसके परितः यह सिमेट्रिकल हो। तो सिमेट्रिकल नहीं है, यानी हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला काम ये करेंगे कि हम इसमें मूल बिंदु लेंगे। अब मूल बिंदु कहाँ पे लेंगे, तो मूल बिंदु ऐसे जगह पे लो कि पूरी आकृति जो है प्लस में आ जाए। तो सबसे अच्छा मूल बिंदु यहाँ रहेगा, मतलब यहाँ अगर हम 0 0 लेते हो, 0 0, ठीक है। तो ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, ठीक है। ऐसे बना देंगे इसी में, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, चलो इतना लंबा नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया। अब आपको इसी के सापेक्ष, मतलब आपको बताना है कि यहाँ इसी के सापेक्ष परिकेंद्र कितने दूरी पर होगा, कितना ऊपर चलने पर, कितना इधर चलने पर। परिकेंद्र का निर्देशांक बताता है, मतलब एक्स बार वाई बार आपको बताना है। तो चलिए कैसे निकलेगा। तो देखो, सूत्र सीधे लिख देंगे कि एक्स बार बराबर हम लिख देंगे, सूत्र क्या होता है, तो सिग्मा ए एक्स अपान सिग्मा ए आई एक्स आई नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और देखो, इसमें 2 आयत बन रहा है ना। देखो, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं इस तरह से, तो 2 आयत, एक आयत है, एक आयत है। आप चाहें तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं ऐसे ही डिवाइड कर रहा हूँ इस तरह से, तो मैं इसको कह रहा हूँ आयत नंबर 1 और इसको कह रहा हूँ आयत नंबर 2। तो इस सूत्र का आप 2 पार्ट में विस्तार करिए। 2 आयत बन रहा है, 2 कंपोजिट बॉडी है। जितना बॉडी बनेगा, मान लो कि एक आयत हो, एक त्रिभुज हो, या मान लो एक आयत हो, एक और आयत हो और एक और त्रिभुज हो, मतलब जितना कंपोजिट बॉडी उसमें बनेगा, नियमित बॉडी, उतना पार्ट में इसका विस्तार करिएगा। तो इसमें 2 है, तो A1x1 प्लस A2x2 बटे A1 प्लस A2, ऐसे विस्तार कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से वाई बार का सूत्र लिख देंगे, वाई बार बराबर सिग्मा ए वाई बटे सिग्मा ए। तो इसका भी 2 पार्ट में विस्तार होगा, A1y1 प्लस A2y2 बटे A1 प्लस A2। अब देखिए, आपको अब केवल अगर A1x1 A2x2, मतलब इनमें आप देखें तो आपको x1 x2 A1 A2 और यहाँ पे फिर y1 I2 और A1 A2, तो वही पुराना वाला रह जाएगा। मतलब आपको कितनी चीज़ें पता रहे तो आप x बार y बार निकाल लेंगे। तो एक आपको पता रहना चाहिए A1, दूसरा पता होना चाहिए A2, तीसरा पता होना चाहिए x1, चौथा पता होना चाहिए y1,
फिर पांचवा पता होना चाहिए x2 और छठवां पता होना चाहिए y2। इतनी चीज़ें अगर आपको पता रहें तो आपका ये दोनों सूत्रों में रखा जाएगा और x बार y बार निकल जाएगा, यही तो है। तो देखो अब a1 क्या होगा, तो आप दो आयत में बांटे हैं ना, तो इस a1 मान लो इसको आप पहला आयत कह रहे हैं, आप पहला किसी को बोल सकते हैं, मैं इसको पहला कह रहा हूँ, तो इसका क्षेत्रफल a1 हो जाएगा। तो 40 × 10 आयत का क्षेत्रफल लंबाई × चौड़ाई, तो 400 mm² हो गया। A2 आप इस आयत को दूसरा आयत बोल रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो आयत है, आप यहीं से यहीं तक दूसरा आयत है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये नहीं कि 60 × 10 कर देंगे, गलत हो जाएगा। 60 में से ये 10 घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 50 हो जाएगा, क्योंकि आप इस आयत को दूसरा आयत बोल रहे हैं, इसीलिए मैं डॉट करके दिखाया हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक 50 हो जाएगा, तो 50 × 10 करेंगे, तो 50 × 10 तो ये 500 mm² हो गया, ठीक है। उसके बाद अब x1 x2 क्या होगा, तो देखो इसको ज़रा समझ लीजिए। तो देखो यहाँ पे जो दो आयत बन रहा है, इस आयत का, केवल इस आयत का जो गुरुत्व केंद्र होगा, मान लो कि इसका गुरुत्व केंद्र G1 है, इसका परिकेंद्र मान लो G1 है और इसका मान लो परिकेंद्र G2 है। परिकेंद्र को भी आप G से दिखा सकते हैं। तो इसका G1 है, इस केवल इस आयत का G1 है और इस आयत का G2 है। तो G1 का जो निर्देशांक होगा वही x1 y1 कहलाएगा, इसके सापेक्ष जो निर्देशांक होगा, और G2 का जो निर्देशांक होगा इसके सापेक्ष वही x2 y2 कहलाएगा, याद रखिए। तो बताओ G1 का निर्देशांक क्या होगा, कितना दूर ऐसे चलने पर G1 मिल जाएगा। तो 40 का आधा 20 होता है, तो ऐसे 20 चलने पर मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, इसका निर्देशांक है x1 x2, G1 का निर्देशांक x1 x2 है। मतलब दो जो आकृति आप प्राप्त कर रहे हैं, अब आयत का तो आपको मालूम है कि आयत का परिकेंद्र एकदम बीच में होता है, तो यहाँ से 20 चलने पर मिल जाएगा। तो इसका निर्देशांक इस दिशा में कितना होगा, x1 कितना होगा, 20 होगा, तो 20 mm। उसी तरह से y1 कितना होगा, कितना ऊपर चलने पर, आखिर अगर ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो इसका निर्देशांक मान लो कि ऐसे है, ये x है और ये y है, तो यहीं पर ना कहीं G1 है, G1, तो यहाँ से इतना चलने पर ये मिल गया 20 चलने पर, और अब यहाँ से कितना चलने पर ये मिल जाएगा, तो यहाँ से इसका आधा, 10 का आधा 5 चलने पर मिल जाएगा, तो ये हो गया 5 mm हो गया। उसी तरह से x2 कितना होगा, तो देखिए अब ये मान लो कि ये x है, ये y है, और G2 यहाँ पे कहीं है, और G2 का ही निर्देशांक x2 और y2 है। मतलब यहाँ से कितना इधर चलने पर मिल जाएगा और कितना इधर चलने पर ही मिल जाएगा, ठीक है, यही आपको पता करना है। तो यहाँ से कितना इधर चलने पर मिल जाएगा, मतलब y से कितना इधर चलने पर मिल जाएगा। y से दूरी x होती है, y से दूरी x कहलाती है, तो y से कितना इधर चलेंगे तो मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से ये दूरी 10 का आधा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x2 कितना हो गया, 5, तो x2 5 mm हो गया, ठीक है। और y2 कितना हो गया, y2 में ध्यान दीजिएगा, देखो ये आयत यहाँ से यहाँ तक ये आयत 50 है, 60 नहीं है, 50 है। तो 50 का आधा 25 होगा कि नहीं, मतलब इस कोने से 25 चलने पर मिल जाएगा। लेकिन आपको जो ये y2 है ये इसके सापेक्ष है ना, ये तो y2 जो है इसका निर्देशांक है, G2 का निर्देशांक है। निर्देशांक हमेशा मूल बिंदु से होता है, न कि यहाँ से। हालांकि ये जरूर है कि आप अगर 60 का आधा 30 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, 60 का आधा 30 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस आयत का जो परिकेंद्र है, इस आयत का जो परिकेंद्र है वो इसके मध्य में होगा। यानी 60 का आधा 30 50, ये 50 है ना, यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो 50 का आधा 25, तो यहाँ से यहाँ तक 25 होगा, और 25 में कितना जोड़ना पड़ेगा, ये 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 35 होगा, ठीक है। मतलब ये टोटल जो G2 है नीचे से 35 पे होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 25, क्यों, क्योंकि ये पूरा आयत 50 है, तो 50 का आधा 25 और ये 10 जोड़ना पड़ेगा, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, 35, ठीक। अब आप केवल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ है, और x बार बराबर बस ये मान सब में भर दीजिए तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये सारा मान भर के a1 x1, ठीक है, 400 × 20 प्लस a2 x2 500 × x2 5 है, तो और बटे a1 + a2 कर दिया, और फिर a1 y1 प्लस a2 y2 बटे a1 + a2, तो ये भाग दिया मैंने कैलकुलेटर से, तो आया 11.67 और 21.67, ठीक है। ये है मतलब हमारा जो परिकेंद्र होगा, यानी यहाँ से अब देखिए लास्ट में आप चाहें तो ऐसे ही यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ बच्चों से कि आप आंसर को एक बार ऐसे फिगर बना के दिखा दीजिए, मतलब इसी तरह का एक फिगर ऐसे बना के, और ना हो तो ऐसे फिगर में भी दिखा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो कहाँ पे परिकेंद्र आ रहा है,
ठीक है। तो परिकेंद्र आ रहा है यहाँ पे, देखो 11.67 आ रहा है ना, और ये यहाँ से 10 है, यानी परिकेंद्र कहीं ना कहीं इसके बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ मूल बिंदु है, यही ना मूल बिंदु है, तो यहाँ से आप यहाँ तक गए तो ये 10 तो आ ही गया, अब 10 से थोड़ा आगे, ठीक है, और 21.67 यानी ऊपर, अब ये जो ऊंचाई थी, ये जाहिर सी बात है 10 ही है, आपको 21 जाना है, यानी थोड़ा यहाँ तक पहुँच जाना है, तो इधर से 21 और इधर से हल्का सा इसके आगे, यानी परिकेंद्र यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। पता चल गया हमको कि परिकेंद्र यहाँ पे कहीं होगा, यानी ये दूरी है कितना है 11.67 और ये दूरी है 21.67। तो आप इसको चाहें तो ऐसे फिगर बना के भी दर्शा सकते हैं अपने एग्जाम में, थोड़ा अच्छे से फिगर बनाएगा, जैसे ये दूरी लग रहा है कि दोनों बराबर ही है, थोड़ा और इसको लंबा कर दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं, ये 21.67 mm और ये 11.67 mm ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा ना कि परिकेंद्र यहाँ पे, इसका परिकेंद्र यहाँ पे G होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका परिकेंद्र होगा, ये पता चल गया, ठीक है। तो नहीं तो आप चाहें तो यहीं ऐसा आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो x बार y बार हमारा निकल गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ गिवन आई सेक्शन, मतलब चित्र में दिए हुए आई सेक्शन का सेंट्रॉइड बताइए, ठीक है। आई सेक्शन में ये दिया है कि ऊपर 120 है, ये नीचे 200 है, ठीक है, ये मोटाई 20 है, ये मोटाई 20 है, ये बीच की मोटाई भी 20 है, और यहाँ से यहाँ तक 160 है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसका आपको सेंट्रॉइड पता करना है। तो देखो आई सेक्शन जो है इस सिमेट्रिकल, पहले ये देखो कि सिमेट्रिकल है कि नहीं किसी अक्ष के परितः। तो आई सेक्शन जो है ना इसके परितः सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। देखो अगर आई सेक्शन ऐसे कभी दे दे एग्जाम में इस तरह से, ऊपर और नीचे वाला एकदम बराबर, वैसे ऐसा आई सेक्शन होता नहीं है, लेकिन मान लो कि ऐसे दे दे, तो ये आई सेक्शन इसके भी सिमेट्रिकल हो जाएगा और ये आई सेक्शन इसके भी सिमेट्रिकल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ अगर आप एक दर्पण रख दें तो जो चीज़ इधर बनेगा वही चीज़ इधर बनेगा, ठीक है, यानी एकदम समान दोनों भाग हो जाएंगे। तो इसके तो सिमेट्रिकल है ये, लेकिन अगर ऊपर और नीचे का भी ये समान है तो यहाँ बीच में भी आप एक अगर इसको काट दें यहाँ से, तो ऊपर और नीचे का भाग सेम बनेगा। अरे ऊपर ऐसे बनेगा और नीचे ऐसे बनेगा, तो जाहिर बात ऊपर और नीचे का पार्ट सेम हो गया। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आई सेक्शन कभी आपको दे दे तो इसमें सेंट्रॉइड आप बिना सॉल्व किए बता देंगे कि बीच में होगा। मतलब देखो बात है कि आपको सेंट्रॉइड का केवल ये बताना है कि यहाँ से कितने दूरी पर सेंट्रॉइड होगा। आपको जरूरी नहीं है कि x बार y बार बताना ही बताना है। तो अगर मान लो कि ये 100 mm दिया है तो सेंट्रॉइड यहाँ से 50 mm, 50 क्योंकि आधे पे होगा, और मान लो कि ये टोटल हाइट जो है 200 mm दिया है तो यहाँ से 100 mm, ऐसे सेंट्रॉइड हो जाएगा। बस आप ऐसे दिखा देंगे कि यहाँ पे जी होगा, उसका मान आप दिखा देंगे 50, यहाँ पे 100। जरूरी नहीं है कि आप उसको x बार y बार के रूप में ही लिख के दिखाएं, ठीक है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब देखो, तो ये तो हो गया जब दोनों के सिमेट्रिकल हो। लेकिन आई सेक्शन जो है समांतर, जो आई सेक्शन रियल में प्रयोग होता है कंस्ट्रक्शन वगैरह में, वो आई सेक्शन इसके सिमेट्रिकल हमेशा होता है, वाई के सिमेट्रिकल, यक्स के नहीं होता है। तो देखो अगर ये सिमेट्रिकल है तो आप क्या करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि पहले आप ऐसे सिमेट्रिकल अक्ष ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, ये इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है, चलो ये मान लो ऐसे सिमेट्रिकल हो गया। ऐसे आप एक जगह ऐसे लिख दीजिएगा ये वाई वाई अक्ष है, ठीक है। मैं आप क्वेश्चन तो लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना दे रहा हूँ, फाइंड सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो ये ऐसे वाई वाई हो गया, ठीक है, यहाँ सेंट्रॉइड है, फाइंड सेंट्रॉइड, चलो तो ऐसे वाई अक्ष ऐसे आप बना लीजिएगा। अब इसके सिमेट्रिकल है, यानी ये श्योर है कि सेंट्रॉइड जो है इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कहीं होगा, ठीक है। अब इधर उधर आपको नहीं जाना है, मतलब आपको दाएं बाएं अब नहीं जाना है, केवल आपको ऊपर बताना है कि कहाँ होगा। तो आप मूल बिंदु यहीं ले लीजिए। यहाँ मूल बिंदु लेने का एक फ़ायदा होगा कि आपको केवल वाई बार निकालने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप केवल यहीं ऐसे यहाँ अगर आप मूल बिंदु ले लेते हो, ये थोड़ा सा होशियारी करते हैं हम लोग कि यहाँ अगर हम मूल बिंदु ले लें तो केवल हमको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ से कितना ऊपर जाने पर परिकेंद्र मिल जाएगा। मतलब हमको वाई बार बता देना है, इसी के ऊपर होगा वाई बार, इसी अक्ष पे। यक्स बार नहीं बताना है, क्योंकि अगर हम इसको मूल बिंदु माने तो यक्स बार जाहिर सी बात है इसका आधा हो जाएगा। अगर ये 200 है तो 100 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये मध्य में है, सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से आधे पे हो जाएगा। तो यक्स बार तो देखो हमें मतलब परिकेंद्र की स्थिति पता है कि यहाँ से परिकेंद्र 50 पे होगा, ठीक है। तो जरूर नहीं है कि उसको हम x बार ही कहें, ठीक है। तो इसलिए हम इसी को मूल बिंदु ले लेंगे, क्योंकि हमको केवल बताना है कि यहाँ से कितना ऊपर जाने पर मिल जाएगा। हाँ, मूल बिंदु इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से निगेटिव में चलने में, गुणा भाग करने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लेंगे तो जाहिर सी बात है अब इसके ऊपर तो पूरी वस्तु प्लस में ही है, तो हमको बताना है कि यहाँ से मतलब y जो है, अगर यहाँ मूल बिंदु है तो y तो प्लस ही में अब रहेगा, ठीक है। x भले इधर माइनस है इधर माइनस है, तो x तो हमको निकालना ही नहीं है, x बार से कोई मतलब ही नहीं है, हमको केवल यहाँ y बार बताना है।
तो केवल वाई बार का सूत्र लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहले आप लिख दीजिएगा कि यह आई सेक्शन वाई के सिमेट्रिकल है, वाई अक्ष के सिमेट्रिकल है, ऐसे लिख दीजिएगा। यह आई सेक्शन वाई अक्ष के, कोई भी आई सेक्शन वाई के सिमेट्रिकल ही होता है। यस वाई WMETRICAL वाई अक्ष के सिमेट्रिकल है। अब इसलिए केवल आप सूत्र किसका लिखिएगा, वाई बार का। तो वाई बार का सूत्र लिखिएगा सिग्मा ए एक्स अपान सिग्मा ए, ऐसे लिख दीजिएगा। और इसका 3 पार्ट में विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें 3 आयत बन रहा है, तो इसका 3 पार्ट में विस्तार करेंगे। A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 बटे A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे 3 पार्ट में विस्तार करेंगे। अब आपको पता क्या करना है, तो A1 पता करना है, A2 पता करना है, A3 पता करना है। अच्छा ये देखो मैं एक चीज़ गलती कर रहा हूँ कि यहाँ पे सूत्र वाई बार का लिखाएगा तो ऐसे नहीं लिखाएगा। वाई बार का सूत्र लिखाएगा तो लिखाएगा सिग्मा ए वाई अपन सिग्मा ए, तो ये लिखाएगा A1y1 प्लस A2y2 प्लस A3y3 बटे A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, ये हो गया। अब आपको केवल क्या करना है कि A1 का, A2 का और A3 का तीनों का मान निकालना है, और Y1 निकालना है, Y2 निकालना है और Y3 निकालना है, और इसको लेकर यहाँ भर देना है, आंसर निकल जाएगा। तो देखो A1 क्या हो जाएगा, तो ये जो आयत बन रहा है इसको मैं आयत नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं आयत नंबर 2 बोल रहा हूँ, और इसको मैं आयत नंबर 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आयत नंबर 1, तो आयत नंबर 1 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 200 × 20, तो A1 निकल गया। चलो आयत नंबर 2 का क्षेत्रफल, तो आयत नंबर 2 में इसको बोल रहा हूँ ना, इसको, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 160 × 20, तो A2 हो गया, और A3 120 × 20 हो गया, A1 A2 A3 हो गया। और Y1 Y2 Y3 क्या है, तो देखो इसका जो परिकेंद्र होगा केवल इस आयत का, मान लो ये परिकेंद्र G1 है, केवल इस आयत का परिकेंद्र मान लो यहाँ मध्य में होगा, ये मान लो G2 है, और केवल इस आयत का परिकेंद्र मान लो G3 है, ठीक है, केवल इस आयत का परिकेंद्र G3 है। आपको G बताना है कि यहाँ से कितना ऊपर G होगा। तो अब देखो आप क्या करेंगे इसके लिए, तो आप पहले Y1 बताइए, मतलब ये जो G1 है उसका निर्देशांक कितना ऊपर जाने पर ये मिल जाएगा यहाँ से। जाहिर सी बात है इसका निर्देशांक जो है वो हमें केवल Y वाला निर्देशांक बताना है, वाई वाला निर्देशांक, क्योंकि ये वाई अक्ष पे है तो यक्ष वाला निर्देशांक तो इसका 0 होगा। इसका निर्देशांक क्या होगा 0, इसका निर्देशांक क्या होगा 0, तो हमें यक्ष वाले निर्देशांक से तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे केवल वाई वाला निर्देशांक बताना है कि यहाँ कितना ऊपर जाने पर G1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना ऊपर जाने पर मिल जाएगा, तो 20 का आधा 10, तो ये 10 हो गया। अब यहीं से कितना ऊपर जाने पर G2 मिल जाएगा, तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा होशियारी ये करना पड़ेगा कि ये यहाँ से यहाँ तक 160 है, तो यहाँ से 80 जाने पर ये मिल जाएगा, लेकिन आपको निर्देशांक इसके सापेक्ष बताना है, तो 80 में 20 और जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से 100 हो गया, तो Y2 कितना हो गया 100, ठीक है। तो Y2 का मान 100 हो जाएगा, और Y3 का मान कितना हो जाएगा, तो आपको ये देखना है कि देखो ये टोटल कितना है 20, तो यहाँ से 10 पे ये मिल जाएगा, लेकिन आपको निर्देशांक तो इसके सापेक्ष बताना है ना, तो आपको 10 में, इस 10 में आपको जोड़ना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 160 है, और 160 में 20 जोड़ो तो 180 हो गया, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 और प्लस 10 यानी 190, तो Y3 190 हो गया। और A1 A2 A3 तो आप निकाल ही लेंगे, बहुत आसान है, मान भर दीजिए आपका वाई बार निकल जाएगा, ठीक है। और आप इसको करिएगा खुद से, वाई बार बराबर यहाँ पे 85 आएगा, ठीक है, वाई बार बराबर 85 आएगा। तो आप चाहेंगे तो इसी सूत्र में, इसी फिगर में, नया फिगर नहीं बनाएंगे, आप आंसर जो आएगा मान लो 85 भर के देखिएगा 85 आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि आपका आंसर कितना हो गया 85, ठीक है, ठीक है। और आप चाहें तो मतलब आंसर को इस फिगर में भी दिखा सकते हैं। तो देखिए इस फिगर में यहाँ से अब आपको पता करना है, मान लो दिखाना है आपको रियल में, तो कहाँ पे होगा 85 का मतलब क्या हुआ, तो देखो यहाँ से ये जो G2 था, G2 ये यहाँ से कितना ऊपर आ रहा है, मतलब Y2 कितना आ रहा है 100, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक 80 है, यहाँ से यहाँ तक 80 हो जाएगा, 160 का आधा और प्लस ये 20, तो टोटल ये हो जाएगा आपका 100। तो आपका 85 का मतलब इससे थोड़ा सा नीचे, मतलब कहीं यहाँ पे आपका G आएगा, यही G हो गया, ठीक है। यही जो बिंदु है ये आपका G हो गया, मतलब ये जो दूरी है आप कहीं इसको बगल में चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं। चलो मान लो कि ऐसे बगल में यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो G है ये यहाँ से यहाँ तक कितने पे होगा 85 पे, यही वाई बार है, वाई बार बराबर 85 है, ठीक है। 160 कहीं और भी दिखा सकते हैं, वो जो 160 क्वेश्चन में दिया था उसको मान लो कि इधर लिख देंगे, ठीक है, इसको यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 160। चलो तो ये समझ में आया ना आपको। तो चलिए, तो इस तरह से ये आपका आई सेक्शन का क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है। आई सेक्शन में इसको सिमेट्रिकल मान लीजिएगा और केवल आप लोग वाई बार निकालिएगा, यक्स बार निकालने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है। इसको करके दिखाइएगा मुझे। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आप 3 क्वेश्चन मुझे करके दिखाइएगा
पहला क्वेश्चन है एक टी सेक्शन है, इसको टी सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका आपको सेंट्रॉइड बताना है। तो ये ऊपर 40 है, ये नीचे मोटाई 10 है, ये मोटाई 10 है, और ये हाइट जो है इस यहाँ से यहाँ तक 80 है, ठीक है। अब आपको बताना है, तो देखो ये भी सिमेट्रिकल है, ऐसी बात है। टी सेक्शन भी सिमेट्रिकल होता है, ऐसे वाई बना लीजिएगा ऐसे डॉट डॉट करके, तो इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। यहाँ मूल बिंदु दे दीजिएगा, मतलब आपको केवल वाई बार बताना है, और 2 आयत में इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 2 आयत में, और जैसे आप उसका किए थे उसी तरह से इसका आई सेक्शन का किए थे उसी तरह से इसका हो जाएगा। केवल 2 पार्ट में इसका विस्तार करना पड़ेगा, सिग्मा A1Y1 प्लस A2Y2 बटे A1 प्लस A2। चलिए इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ देखिए, इसको कहते हैं चैनल सेक्शन, जो सी के आकृति का होता है, ठीक है। तो अभी ये है, ये हाइट आपका 100 है, और ये 80 है, ये 20 है, ये 20 है, और ये भी 20 है। इसका आपको सेंट्रॉइड बताना है। तो देखो चैनल सेक्शन जो है ना, यक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, मतलब यहाँ पे आप ऐसे खींच लेंगे तो इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा। तो आपको केवल मान लो ऐसे ये है, इस तरह से ऐसे है, चलो मैं इसी में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसे अक्ष बना के, और यहाँ से आप केवल देखो जिसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा वही वाला बार निकालेंगे। अगर ये वाई के सिमेट्रिकल है तो वाई बार, अगर ये यक्स के सिमेट्रिकल है तो आपको बताना है कि यहाँ से, अब यहाँ मूल बिंदु ले लीजिएगा, अब यहाँ से कितना इधर चलने पर आपका परिकेंद्र मिल जाएगा। अब आपको वाई में नहीं चलना है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ मूल बिंदु लेंगे भी तो वाई बार आपका सॉल्व करने पर 50 ही आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है मतलब 100 का आधा आएगा 50, ठीक है। तो क्या फ़ायदा मेहनत करने का, आप यहीं पे सीधे मूल बिंदु ले लीजिए, इसी पर यहाँ पे ले लीजिएगा मूल बिंदु, ऐसे अक्ष बनाइएगा ऐसे, और लिखिएगा कि ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये मूल बिंदु यहाँ लेके 0 0, और फिर केवल एक्स बार निकाल दीजिएगा, जिसके सिमेट्रिकल वही वाला बार निकालते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा AX अपन सिग्मा A। अब 3 पार्ट में विस्तार करिएगा इसका, इसको एक आयत ले लीजिएगा, इसको एक आयत ले लीजिएगा, चाहे आप चाहें तो ऐसे भी 3 आयत ले सकते हैं, इसको और इसको, ये बड़ा वाला एक आयत, इसको, और फिर सबका A1 A2 A3 और X1 X2 X3 निकालिएगा। आपका आंसर आ जाएगा, एक्स बार कितना होगा, यहाँ से कितना इधर चलने पर मिलेगा, ठीक है। उसको दर्शा दीजिएगा बाद में। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है, ये है इसको जेड सेक्शन बोलते हैं। तो ये किसी के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है न। तो ये यक्स के, अब यहाँ से भी आप बांटें तो ऐसा नहीं है कि ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन सेम बन रहा है, चाहे ऐसा भी कोई अक्ष नहीं है जो दाएँ बाएँ सेम बन रहा हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन में दोनों आपको निकालना ही पड़ेगा, एक्स बार और वाई बार। और वैसे में आप ऐसे जगह मूल बिंदु लीजिए ताकि ये पूरा आकृति प्लस में रहे। तो आप मूल बिंदु यहाँ लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे मूल बिंदु ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके यहाँ मूल बिंदु ले लीजिएगा 0 0, ठीक है। अब इस 0 0 के रेस्पेक्ट में इसका आप G1 पता करिएगा, मतलब X1 Y1, इसका G2 पता करिएगा, X2 Y2। इस आयत को ऐसे बांट लीजिएगा ऐसे और ऐसे, ठीक है। और फिर इसका पता करिएगा G3 X3 Y3, तीनों पता करिएगा, और फिर A1 A2 A3 तो पता चल जाएगा। और इसको आप करिएगा लंब, इसमें सेंटीमीटर में सब चीज़ दिया है, तो एक्स बार वाई बार भी सेंटीमीटर में ही आएगा, जाहिर सी बात है। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 20 सेंटीमीटर, ये मोटाई 2 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 8 सेंटीमीटर। तो इसको आप करिएगा, बहुत ही आसान है। और देखिए अब ये सब क्वेश्चन जब आप कर लीजिए तो थोड़ा सा मैं और अलग तरह के क्वेश्चन में चलूँगा। अभी मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ सब में आप ध्यान दीजिए, तो आयत ही बन रहा है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आयत और त्रिभुज बने, आयत और अर्धवृत्त बने, ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और फिर कटे वाले का कराऊंगा। देखो अभी इस क्वेश्चन का भी एक भारी रूप होता है, ऐसे है जो चैनल दिया हो, ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, ठीक है, ऐसे वाला। तो उसमें अब समलंब का काटना पड़ता है उसमें से, तो इसलिए अभी वो सब बात की बात है, मैं वो सब कराऊंगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे इस पर क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का मिलता जरूर है, और बच्चे तभी इसको सीख पाएंगे जब आप इसको प्रैक्टिस खूब ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, ये 3 क्वेश्चन मुझे करके तीनों का आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी को आगे अभी न्यूमेरिकल ही चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और न्यूमेरिकल के बाद डेरिवेशन आपको कराएंगे हम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।